होती है और फोर्स ऑफ रिपल्सन भी होती है। तो जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि न, जितना नजदीक आता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे घटने लग जाता है और एक पॉइंट पर आके फोर्स ऑफ रिपल्सन डोमिनेट करने लग जाता है। और जहां पे बॉन्ड बनती है वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जैक्टली इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। उसके बाद फोर्स ऑफ रिपल्सन डोमिनेट करने लग जाता है। तो बेसिकली जब लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन को अप्रोच करता है तो दो चीजें होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी होता है। और फोर्स ऑफ रिपल्सन जब होता है तो जो डी ऑर्बिटल होती है उनकी एनर्जी सेम सेम नहीं रह जाती है, उनकी एनर्जी जो है वो चेंज कर जाती है। दो सेट ऑफ ऑर्बिटल में, चार सेट ऑफ ऑर्बिटल में वो चेंज कर जाएगा एज पर द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। की कॉम्प्लेक्स है कैसा, स्क्वायर प्लेनर है, टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर बाई पिरामिडल है, ऑक्टाहेड्रल है, उसके नेचर पे गिवन कॉम्प्लेक्स के ज्योमेट्री के बेसिस पे लिगेंड्स अप्रोच करता है और उसी तरीके से डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। CF2 अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे खूब सारे क्वेश्चन फ्रेम होने की चांसेस होती है। पहला बात तो ये। तो हमने यहाँ पे डायग्राम बनवाया था, उसमें हमने पहले बोला था, हालांकि हम आगे हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में बहुत सारी बातें की थी, एक बार मैं रिकैप कर लेता हूँ फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो पहले हमने क्या कहा, जब लिगेंड अप्रोच नहीं करता है तो पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम सेम होती है। और पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम सेम को कहते हैं डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। जब लिगेंड अप्रोच करेगा तो उसकी डिजेनरेसी खत्म हो जाएगी, पहले तो हल्की सी स्टेबिलिटी घटेगी जिसकी वजह से एनर्जी बढ़ेगी। और जहां पे पांचों एनर्जी का सेम सेम होता है लिगेंड का अप्रोच करने के बाद उसे कहते हैं बैरी सेंटर। अब लिगेंड जैसे अप्रोच करता है, अप्रोच के बेसिस पे डी ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाते हैं। अगर बात की जाए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का, तो आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि फ्रॉम ज्योमेट्री इट कैन बी सेड दैट कि लिगेंड्स कहां से अप्रोच करता है, तो लिगेंड्स अप्रोच करता है वाया एक्सिस इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। वाया एक्सिस बोले तो एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। हमें पता है डी ऑर्बिटल्स के केस में, हमें पता है, है ही नहीं बोल रहा कि
इतना देर से मैं बोले जा रहा हूँ यार, और मैं म्यूट पे था। आवाज आ रही है? यस सर। अरे यार, मैं लगातार बोले जा रहा था, म्यूट पे था मैं बोला कि मैं बोल रहा था कि रिकैप रिकैप करते हैं। तो रिकैप में हमने ये बताया था अभी तक कि कंडीशन नंबर 6 के बारे में पढ़ रहे थे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ रहे थे, स्प्लिटिंग के बारे में पढ़ रहे थे। लिगेंड के आने के वजह से उसका डी ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाता है, और स्प्लिट करने के वजह से दो सेट बनता है, T2G एंड EG। T2G की एनर्जी कम होती है, EG की एनर्जी ज्यादा होती है। और एनर्जी ज्यादा होने का वजह क्या है? EG सेट ऑफ ऑर्बिटल जो है वो dx² - y² एंड dz², तो रिपल्सन ज्यादा फेस करना पड़ता है। रिपल्सन ज्यादा फेस करने की वजह से स्टेबिलिटी कम, एनर्जी ज्यादा। T2G की एनर्जी T2G की एनर्जी कम और EG की एनर्जी ज्यादा। एनर्जी कम होने का रीजन क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो बढ़ता है। अगर एनर्जी बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगा भी। इस बात का ध्यान रखेंगे। हम x + y बराबर डेल्टा नॉट लिखे थे, 6x बराबर 4y लिखे थे, वहां से x और y का वैल्यू निकाल लिए थे। जो बढ़ेगा उसका एनर्जी हमने बोला था, याद रखने का तरीका क्या होगा? 2 के लिए 3/5, 3 के लिए 2/5, ऐसा याद रखिएगा तो अच्छा रहेगा। नहीं तो आप भूल जाएंगे तो एग्जाम के टाइम पर एक क्वेश्चन पक्का ही रहेगा इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए और CFAC का कैलकुलेशन के लिए। 2 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट रहेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात का। CFT से 3 से 4 क्वेश्चन होगा। CFT PBT को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। आगे बात करता हूं। तो मैंने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए आपको अलग अलग D0 से लेकर D10 तक का कॉन्फ़िगरेशन लिखवाया था। 2 कॉलम बनाए थे, वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड के लिए लिखा था डेल्टा नॉट लेस देन P होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए लिखा था डेल्टा नॉट ग्रेटर देन P होगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में लिख के नहीं देगा कि वीक फील्ड लिगेंड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वही सिंबॉलिक फॉर्म यूज करेगा, डेल्टा नॉट लेस देन P एंड डेल्टा नॉट ग्रेटर देन P। जरूर ध्यान रखिएगा। D0 से लेके D0, D1, D2, D3 इनका सेम सेम होता है, बट D8, D9, D10 सेम सेम होता है, बट D4 से लेके D7 तक सेम सेम नहीं होता है। क्या बोलना चाह रहा हूँ? कन्फिग्रेशन T2G वाला और EG वाला जरूर ध्यान रखिएगा। फिर हमने CFAC का एक फॉर्मूला बताया था, N T2G और इंटू T2G में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो हमने आपको बताया था 3 के लिए 2/5, तो माइनस में 0.4 डेल्टा नॉट, और NEG में 2 के लिए 3/5, तो प्लस में 0.6 डेल्टा नॉट प्लस XP। और X क्या होता है? नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर्स होता है। उसको जरूर ध्यान रखिएगा, CFAC पे एक क्वेश्चन पक्का ही रहेगा कि CFAC कितना होगा, ऐसा कन्फिग्रेशन होगा तो। और हाई स्पिन लो, कई बार ना हाई स्पिन लो स्पिन भी करके लिख देता है। तो अगर लिगेंड स्ट्रांग होगा तो कैसा होगा? लो स्पिन। लिगेंड अगर वीक होगा तो कैसा होगा? हाई स्पिन। तो ध्यान रखिएगा, सामने से लिख के नहीं देगा वीक लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड, हाई स्पिन लो स्पिन लिखेगा, या डेल्टा नॉट लेस देन P डेल्टा नॉट ग्रेटर देन P लिख करके देता है। तो जरूर ध्यान रहे। CFAC का कैलकुलेशन सीख लिया हमने और कन्फिग्रेशन लिखना सीख लिया हमने। फिर हमने एक चीज और बताया था, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या होता है कि अगर डी ऑर्बिटल को लिगेंड अप्रोच करता है, आइदर T2G या EG दोनों में से कोई अगर अनसिमेट्रिकली फील्ड होता है तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होती है। वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। जनरली इस पे क्वेश्चन नहीं दिखता है, बट एक दो जगह पे किसी किसी बुक में दिख भी जाएगा आपको। तो उसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे होता है? जब EG अनसिमेट्रिकली फील्ड होता है तो स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है, और T2G जब अनसिमेट्रिकली फील्ड होता है तो वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा। और यहाँ ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। हम लोग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में लिखना शुरू किए थे, एक लाइन लिखवाया था, फिर हम लोग सैचुरेट हो गए थे तो हम लोग टॉपिक बदल लिए थे। फिर टॉपिक बदल लिए थे मतलब लेक्चर एंड कर दिए थे। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमने शायद से ये वाली बात लिख ली थी कि हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इस केस में लिगेंड्स कहां से अप्रोच करता है? लिगेंड्स अप्रोचेज वाया इन बिटवीन द एक्सिस। क्या हमने बातें लिखी थी लास्ट लेक्चर में? आवाज आ यस रही? यस। हाँ, तो हमने उसके शायद से स्प्लिटिंग भी लिख लिया था। हमें लिखना था टेट्राहेड्रल, अब लिखना था हमें स्प्लिटिंग इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अगर आपने फोटो नहीं बनाया था तो जो भी नोट्स लिखते हैं वो जरूर नोट्स लिखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये फोटो बना लिया था हमने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का, ये फोटो बना लिया था क्या हमने? नहीं, हमने बस फॉर्मूला लिखा था। एक बार फॉर्मूला लिखा था या स्टेटमेंट लिखा था? स्टेटमेंट लिखा था और फिर CFAC का फॉर्मूला लिखा। जाइए एक बार फोटो बना लीजिए, लिख लीजिएगा। इन केस ऑफ, जिन्होंने भी लिखा नहीं है वो हेडिंग दे दीजिएगा, स्प्लिटिंग इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स अप्रोचेस वाया इन बिटवीन द एक्सिस। वाया इन बिटवीन द एक्सिस। आगे चल के क्वेश्चन एक आएगा
पीवाईक्यू क्वेश्चन में भी है, बोलेगा कि अगर ये टेट्राहेड्रल होता तो कितना होगा डेल्टा, अगर ऑक्टाहेड्रल नहीं होकर टेट्राहेड्रल होता तो कितना होता डेल्टा। तो आपस में रिलेट भी करेंगे। उसके लिए आप इस बात का पहले ध्यान रखिए कि एज पर द ज्योमेट्री इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स अप्रोचेस वाया इन बिटवीन द एक्सिस, therefore dxy dyz and dxz will face more repulsion as compared to dx square minus y square and dz square। और जिसका रिपल्सन ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी कम होगा, एनर्जी ज्यादा होगा। तो इस बार 3 ऊपर होगा 2 नीचे होगा। हाँ, इस बार हम उसे T2G नहीं बोलेंगे लेकिन उसे सिर्फ T2 बोलेंगे, क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होती है वो सिमेट्रिकल अबाउट सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, जिसकी वजह से उसे सिर्फ T2 एंड E बोलेंगे। तो ध्यान रखिएगा। तो जिन्होंने भी फोटो नहीं बनाया है वो फोटो बना लें। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में का स्प्लिटिंग कैसे होता है, पूछेगा कि इसमें कैसे कौन ऊपर होता है कौन नीचे होता है। तो उस वाला केस में 2 ऊपर था 3 नीचे था, इस वाला केस में 3 ऊपर है 2 नीचे है। क्या मैं सही कह रहा हूं? फिर से बोलेंगे एक बार के लिए, तो रोहन फिर से बोलोगे एक बार? सर स्टेटमेंट रिपीट करो। इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ligands approaches via in between the axis. In case of tetrahedral complex, ligands approaches via in between the axis. Therefore, dxy, dyz and dxz faces more repulsion. In case of tetrahedral complex, dxy, dyz and dxz faces more repulsion. Ligands approaches via in between the axis. Therefore, dxy, dyz, dxz faces more repulsion, due to which its energy will be more as compared to dx square minus y square and dz square। एक बार और दोबारा बोल देता हूं मैं। In case of tetrahedral complex, ligands approaches via in between the axis. Therefore, dxy, dyz and dxz faces more repulsion as compared to dx square minus y square and dz square। और रिपल्सन ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम तो एनर्जी ज्यादा, इसलिए वो इस बार 3 ऊपर होगा 2 नीचे होगा। हाँ, 3 को अभी भी T2 बोलेंगे लेकिन जी वर्ड नहीं लगाएंगे, क्योंकि टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है वो जीरेड ज्योमेट्री नहीं होती है, इसलिए जी वर्ड नहीं लगाएंगे इस बार, T2 एंड E लगाएंगे। हाँ, एनर्जी के लिए लिखेंगे फिर से बैरी सेंटर से कितना ऊपर होगा कितना नीचे होगा, तो फिर से वही सोचेंगे। 3 के लिए 2/5, 2 के लिए 3/5, तो जो इस बार 3 ऑर्बिटल कितना से ऊपर जाएगा, तो 2/5 से, तो कितना से 0.4 डेल्टा टी से। पिछला वाला डेल्टा ओ था, डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन T2G एंड DG, इस बार इसको डेल्टा टी बोलेंगे। 2 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद हम लोग डेल्टा ओ और डेल्टा टी को रिलेट भी करेंगे। हाउ डेल्टा ओ एंड डेल्टा टी आर रिलेटेड देखेंगे 2 मिनट के बाद। और 3 के लिए 2 के लिए क्या लिखेंगे 3/5, तो 3/5 से उसका क्या होगा कि एनर्जी घटेगा, -3/5 डेल्टा टी, तो कितना हो जाएगा 0.6 डेल्टा टी। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो एक बार बता दो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ सकता हूँ? यस सर। लेकिन अगला नंबर, स्प्लिटिंग इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। जनरली ज्यादातर जो क्वेश्चन होगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इन सब के बारे में सिर्फ स्प्लिटिंग पूछते हैं, वो कि स्प्लिटिंग कैसा होगा, कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा, इस तरीके का पूछते हैं। तो जनरली अपन को 3 कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ना है, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल। तो हमने ऑक्टाहेड्रल के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ाई करी, अभी टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल के बारे में आते हैं कि कैसे क्या क्या होगा। तो आते हैं अब स्क्वायर प्लेनर में। बोलता है हाउ स्क्वायर प्लेनर इज डिफरेंट फ्रॉम स्क्वायर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। तो बोलता है स्क्वायर प्लेनर और स्क्वायर बाइपिरामिडल में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि इसमें सारे प्लेन वाले रह जाएंगे, बस ऊपर को और नीचे वाला पिरामिड वाला खत्म हो जाएंगे। तो बोलता है कि अगर जेड एक्सिस से आते हुए लिगेंड को हटा दिया जाए तो वो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल से स्क्वायर प्लेनर हो जाता है, और जेड एक्सिस से हटा दिया जाएगा तो जेड एक्सिस का जो रिपल्सन हो रहा था उतना रिपल्सन नहीं होगा। रिपल्सन नहीं होने की वजह से उसकी एनर्जी बढ़ेगी नहीं, उसकी एनर्जी घटेगी। तो पहले तो एक लाइन लिखिएगा, स्प्लिटिंग इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, स्प्लिटिंग इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, और एक लाइन लिखिएगा नीचे में, इनके if all the ligands from z axis, if all the ligands from z axis, if all the ligands from z axis of octahedral complex are removed, of octahedral complex are removed, then the geometry formed will be a square planar. If all the ligands coming from z axis are removed from octahedral complex, then the complex formed will be a square planar complex.
पहला तो बड़ा वर्ड ही लिखना है आपको, यही क्वेश्चन पेपर में पूछा भी था कि जेड एक्सिस से अगर हटा देंगे तो क्या होगा, एनर्जी की का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर जाएगा या सेम रह जाएगा? तो चेंज कर जाएगा। क्यों चेंज कर जाएगा सर? हमें समझ में आता है कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डीजेड स्क्वायर ऊपर क्यों गया था, क्योंकि वो दोनों का जो लोब होता है वो अलोंग द एक्सिस होता है, तो उनको रिपल्सन ज्यादा फेस करना पड़ा था। अब जेड एक्सिस से अगर हम लिगेंड ला ही नहीं रहे हैं तो उसका रिपल्सन उतना होगा या रिपल्सन कम होगा? तो उसका रिपल्सन कम होगा। कितना, किससे किसके किस किस से कम होगा, तो वो देखते हैं। सबसे पहला बात अगर देखा जाए तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अकेला एक ऑर्बिटल ऐसा रह गया जो लिगेंड को फेस कर रहा है, और लिगेंड को फेस कर रहा है तो रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, एनर्जी ज्यादा होगा। तो सबसे आगे कौन हो जाएगा? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब कंपेयर करते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड तो सबसे पीछे रहेगा। क्यों? क्योंकि जिस एक्सिस से आ रहा है, जेड एक्सिस से निकाल दिया गया है, अगर निकाल दिया गया है तो एक्स एंड वाई एक्सिस से आ रहा है, तो डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड इनका जो लोब होगा वो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। परपेंडिकुलर प्लेन में होगा तो उनका रिपल्सन सबसे कम होगा। रिपल्सन कम होने की वजह से उसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, एनर्जी सबसे कम होगा, तो डी एक्स जेड और डी वाई जेड सबसे पीछे रह जाएगा। आते हैं डी जेड स्क्वायर और डी एक्स, इसके बाद में डी एक्स वाई के बारे में बात करते हैं। डी एक्स वाई का जो लोब होगा वो इन एक्स वाई प्लेन होगा, और एक्स और वाई एक्सिस से आ रहा है तो उसका रिपल्सन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डीजेड स्क्वायर। सर डीजेड स्क्वायर इतना आगे सबसे पीछे क्यों नहीं चला गया, डी एक्स जेड डी वाई जेड से सबसे पीछे क्यों नहीं चला गया? क्योंकि हमें डीजेड स्क्वायर के बारे में एक बात मालूम है कि डीजेड स्क्वायर में बीच में एक डोनट शेप्ड होता है जो 3D में होता है। 3D में होता है मतलब उसका कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन एक्स वाई प्लेन में भी प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से उसको भी थोड़ा बहुत रिपल्सन फेस करना पड़ेगा, मोर एज कंपेयर टू डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड। क्या ये बात आपको समझ में आती है? क्या ये बात आपको समझी है? दो मिनट खाली कॉल करता हूँ। एक बार दोबारा समझाऊं, ये समझ गए हैं? समझ गए हैं तो ठीक है, नहीं समझ गए हैं तो दोबारा बोलिए, दोबारा समझाऊंगा मैं। हेलो, आप सुन पा रहे हैं? सर एक बार ब्रीफ कर देना वापस। एक बार दोबारा फिर से बोल देता हूं मैं। हमने क्या बोला, और दोबारा क्या, तिबारा ये बोलना बोलना दूसरा लेक्चर जो है 7 बजे से बोलना, समझाने की कोशिश करूंगा मैं। हमने क्या बोला, लिगेंड जब अप्रोच कर रहा है स्क्वायर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री में या ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की बात करेंगे तो उसमें एक्स एक्सिस से भी आ रहा था, वाई एक्सिस से भी आ रहा था, जेड एक्सिस से भी आ रहा था, तो वो सारे डी ऑर्बिटल का रिपल्सन ज्यादा हुआ जिसका लोब अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस था। तो 2 ऑर्बिटल ऐसे मिले थे, कौन कौन सा? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज वेल एज डी जेड स्क्वायर। इसीलिए उनका रिपल्सन ज्यादा, स्टेबिलिटी कम, एनर्जी ज्यादा ऊपर हो गया था। लेकिन अभी क्या किया हमने, बोलता है स्क्वायर प्लेनर स्क्वायर बाई पिरामिडल से कैसे बनता है, तो अगर जेड एक्सिस से आते हुए लिगेंड को हटा दिया जाए तो अब वो स्क्वायर बाई पिरामिडल नहीं स्क्वायर प्लेनर हो जाता है, पहली बात। अब जेड एक्सिस से हटा दिए हो तो डीजेड स्क्वायर को उतना रिपल्सन फेस करना पड़ेगा जितना पहले रिपल्सन फेस कर रहा था, एज सिमिलर टू डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या उससे कम हो जाएगा? पहले बात बोलो, कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा डीजेड स्क्वायर का? बोलोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। बोलो, कुछ तो बोलो कि सर कम ज्यादा, कुछ तो बोलो। कम हो जाएगा। कम हो जाएगा क्योंकि जेड एक्सिस से लिगेंड आ ही नहीं रहा है, और लिगेंड आ ही नहीं रहा है तो उसका रिपल्सन कम होगा। लेकिन समस्या क्या है डीजेड स्क्वायर के बारे में, कि डीजेड स्क्वायर का लोब सिर्फ जेड एक्सिस में नहीं होता है, डीजेड स्क्वायर में बीच में एक डोनट शेप भी बनी रहती है ऐसा वाला, जो पूरे प्लेन में, जो 3D में होता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस सर। और 3D में रहता है तो अगर एक्स वाई प्लेन से आ रहा है तो उसका कुछ ना कुछ तो रिपल्सन होगा, बट क्या उतना रिपल्सन होगा जितना रिपल्सन डी एक्स वाई का होगा? नहीं, डी एक्स वाई का जो लोब होता है वो इन बिटवीन द एक्सिस होता है, आ रहा है एक्स एंड वाई एक्सिस से, तो बीच में अगर वो पड़ता है तो उसकी रिपल्सन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डीजेड स्क्वायर। तो सबसे ज्यादा रिपल्सन किसका? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। उससे कम किसका? डी एक्स वाई का। उससे भी कम किसका? डीजेड स्क्वायर का। सबसे कम किसका? डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड का, क्योंकि इनको जो लोब होते हैं वो एक परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, एक्स वाई के परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। तो ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा कि कई बार पूछता है कि स्क्वायर प्लेनर में स्प्लिटिंग किस तरीके का होता है, तो सबसे ऊपर कौन, और एक पक्का क्वेश्चन रहेगा, मैं अगर क्वेश्चन अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाता हूं कि क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो स्क्वायर प्लेनर में स्प्लिटिंग आजकल खूब पूछ रहे हैं कि क्या होगा स्प्लिटिंग, ऑर्डर बताओ सिर्फ, तो ऑर्डर भी याद रखेंगे तब भी बहुत बढ़िया होगा। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सबसे आगे, उसके पीछे डी एक्स वाई, उसके पीछे डी जेड स्क्वायर, सबसे पीछे डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। अब ओके है?
यस लिखिएगा एक बार के लिए, अच्छे से स्प्लिट करके लिखिएगा। एक क्वेश्चन पक्का श्योर शॉर्ट रहेगा स्प्लिटिंग पे, कि ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग कैसा होता है, टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर में स्प्लिटिंग कैसा होता है। अगर हमें क्वेश्चन पूछना होता तो मैं तो स्क्वायर प्लेनर में पूछता, क्योंकि वो दोनों याद हो सकता है, इसको याद नहीं, इसको समझना चाहिए आपको कि कहाँ से अप्रोच कर रहा है। तो सबसे पहले पूछेगा कि स्क्वायर प्लेनर में लिगेंड कहाँ से अप्रोच करता है, तो लॉन्ग द एक्सिस अप्रोच करता है, बट जेड एक्सिस से अप्रोच नहीं करता है। तो जेड एक्सिस से अप्रोच नहीं करेगा तो उसका रिपल्सन कम होगा, बट सबसे कम नहीं होगा, क्योंकि डिजेड स्क्वायर में एक डोनट शिफ्ट भी होता है जो एक्स वाई प्लेन में होता है। एक्स वाई प्लेन में है तो अगर एक्स और वाई एक्सिस से आ रहा है तो उसका रिपल्सन भी होगा, उतना नहीं होगा जितना डी एक्स वाई का होगा। डीएक्स वाई का रिपल्सन ज्यादा, और रिपल्सन ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम तो एनर्जी ज्यादा। एक बार के लिए हो जा लिखा हुआ तो बोल दीजिएगा, तो लिखिए। अगर बीच में लिखते समय अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले दोबारा। सर बीच में एनर्जी कैसे बढ़ा 2 और 3? डीजेड स्क्वायर और डी इसकी बस बात कर रहे हो, डी एक्स वाई और डीजेड स्क्वायर की बात कर रहे हो? नहीं, बीच सेकंड स्टेप में वो 2 ऊपर गए 3 नीचे गए था ना, जेड एक्सिस से, जेड एक्सिस वो तो उसके लिए बताने के लिए था कि डीजेड जेड एक्सिस से आते हुए लिगेंड को हटा लिया गया है, जेड एक्सिस से आते हुए लिगेंड को हटा लिया गया है, तभी वो स्क्वायर बाय पिरामिडल से स्क्वायर प्लेनर हो गया है। मतलब स्क्वायर जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होती है ना, वो बनती किससे है, स्क्वायर बाय पिरामिडल ज्योमेट्री से। स्क्वायर प्लेनर में, स्क्वायर बाय पिरामिडल में क्या था, 3 नीचे था 2 ऊपर था हाँ। हाउ डिजिट स्क्वायर इज, हाउ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स इज डिफरेंट फ्रॉम स्क्वायर बाय पिरामिडल। इसीलिए पहला लाइन में क्या लिखवाया कि स्क्वायर बाय पिरामिडल से ही स्क्वायर प्लेनर बनाते हैं। तो कहने का मतलब कि स्क्वायर बाय पिरामिडल में जहां से भी आ रहा था, जिस भी सारे एक्सिस से आ रहा था, अब जेड एक्सिस से नहीं बुला के सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बुलाए हैं। वो उसके लिए बताया गया कि स्क्वायर बाय पिरामिडल से स्क्वायर प्लेनर बनाया, डायरेक्टली बनाते तभी पिरामिडल से बोलता है कि इफ ऑल द लिगेंड्स फ्रॉम जेड एक्सिस इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर रिमूव्ड, तब क्या हो जाएगा। तो पहले जेड एक्सिस से आ तो रहा था ना, इसी की वजह से तो 3 एंड 2 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। क्या मैं सही कह पा रहा हूँ, समझ पा रहे हैं आप? यस तो पहले वो जेड एक्सिस से आ रहा था, एक्स एक्सिस से भी आ रहा था, वाई एक्सिस से भी आ रहा था, जेड एक्सिस से भी आ रहा था। तो स्टेटमेंट वाइज कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड वाया, कैन बी फॉर्म्ड वाया स्क्वायर बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। स्क्वायर बाय पिरामिडल ज्योमेट्री अगर किसी का है, 6 बॉन्ड बना रखा है वो, तो उसमें ऐसा कीजिए, जेड एक्सिस से नहीं बुलाइए, जेड एक्सिस से सारे लिगेंड को रिमूव कर लीजिए। तो अगर रिमूव करने के बाद क्या हो जाती है, तो ऐसी कहानी घट जाती है। इज दैट ओके? यस चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ सकते हैं। नोट्स भेज दो ना सर। हाँ नोट्स भेज दूंगा, मैं नोट्स भेज दूंगा, आगे बढ़ सकता हूँ। यस सर। बाकी किसी को रोकना है तो रोकना, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब आते हैं, इन तीनों को कंपेयर करने के लिए कहता है कि तीनों को कंपेयर करो, स्क्वायर प्लेनर में स्प्लिटिंग ज्यादा कि ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग ज्यादा कि टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग ज्यादा। बहुत अच्छे क्वेश्चन इसे फ्रेम किए जा सकते हैं। तो कैसे समझते हैं सर किसमें स्प्लिटिंग ज्यादा होगा। एक तो देख के भी लग रहा है कि स्क्वायर प्लेनर में टूट टूट के बिखर गया है, बिखरने का मतलब कि स्प्लिटिंग काफी ज्यादा हुई है। ये तो हुई थियोरेटिकल बातें कि सर फिर सर ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में कैसे कंपेयर करोगे सर। तो ये थियोरेटिकल बातें से यहाँ फंस सकते थे, लेकिन इसके लिए प्रॉपर वर्ड क्या होता है, अपन को देखना है कितने लिगेंड को कितना एक्सिस वाला चीज आपस में फेस कर रहा है, रिपल्सन फेस कर रहा है। अगर देखा जाए तो स्क्वायर प्लेनर के कॉम्प्लेक्सेस के केस में लिगेंड कितने होंगे, 4। बॉन्ड कितना बनाता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में, 4 लिगेंड को एक डी ऑर्बिटल फेस कर रहा है। कौन वाला डी ऑर्बिटल, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 4 लोगों का सामना अगर एक लोग करेगा तो उसको थप्पड़ ज्यादा पड़ेगा, थप्पड़ ज्यादा पड़ेगा तो उसका रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल ज्यादा होगा तो बहुत ऊपर चला जाएगा। कैन आई से दैट? क्या ऐसी बात कही जा सकती है? यस ऑक्टाहेड्रल में कितना होगा, ऑक्टाहेड्रल में 6 लोग आ रहे होंगे, उसको 2 लोग फेस कर रहा होगा। कौन कौन, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डीजेड स्क्वायर। क्या ऐसी बात कही जा सकती है? 4 को 1 फेस कर रहा है, 6 को 2 फेस कर रहा है, और टेट्राहेड्रल में कहां से आया था, इन बिटवीन द एक्सिस आया था। और इन बिटवीन द एक्सिस कितने ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। तो 4 लोगों को 3 लोग फेस कर रहा है। अगर हम कहें कि सबसे ज्यादा थप्पड़ किसको पड़ेगा, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस को पड़ेगा, क्योंकि उसमें 4 लोगों को एक ही इंसान बेचारा फेस कर रहा था।
तो थप्पड़ पड़ेगा, रिपल्सन होगा, फैसिलिटी घटेगी, एनर्जी बढ़ेगी। ऑक्टाहेड्रल के केस में 6 को 2 तो 1 को 3, तो वो उसमें 1 को 4, इसमें 1 को 3 और इसमें 3 को 4, मतलब 1 को 1.33। क्या मैं ऐसी बात कह सकता हूँ? यस हाँ ना बोलेंगे ना, थोड़ा सा 2 साइडेड लगेगा, ऐसा लगेगा आप रोबोट को पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हाँ ना बोलिए तो अच्छा रहेगा। हाँ नहीं समझते तो पूछिए, कि सारी बार दोबारा बोलेंगे तो दोबारा मैं बोल दूंगा, लेकिन समझ गए हैं आप? सर एक बार वापस। दोबारा फिर से हमने पूछा ना, पूछेगा ना कि डेल्टा किस में ज्यादा होगा, स्क्वायर प्लेनर में कि ऑक्टाहेड्रल में कि टेट्राहेड्रल में। तो स्क्वायर प्लेनर के केस में बताओ लिगेंड आ कहां से रहा था? एक्स एंड वाई एक्सिस से आ रहा था, जेड एक्सिस से नहीं आ रहा था। तो बताओ एक्स एंड वाई एक्सिस से आ रहा था, तो वो कौन सा ऑर्बिटल है जिसको डायरेक्टली फेस करना पड़ा होगा लिगेंड को? तो एक ही ऑर्बिटल है, कौन? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस सर। और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड कितने होंगे? 3 की 4 की 6? 4। 4 होंगे। 4 लोगों को फेस कर रहा है एक ही डी ऑर्बिटल, रिपल्सन कम होगा कि ज्यादा? ज्यादा। ज्यादा। एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल। कैसे सर ज्यादा एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल? बताओ ऑक्टाहेड्रल के केस में कितने हैं? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डीजेड स्क्वायर। 2 भाई है जो 6 लोगों को फेस कर रहा है, तो बताओ एक कितने को फेस कर रहा होगा? 3 को। यस। हाँ, स्क्वायर प्लेनर में एक 4 को, ऑक्टाहेड्रल में एक 3 को, टेट्राहेड्रल में कहां से आ रहा था? भाई इन बिटवीन द एक्सिस। तो उसमें कितना लोग कितने को फेस कर रहा है? 3 लोग 4 लोगों को फेस कर रहा है। बताओ फेसिंग रिपल्सन ज्यादा होगा या रिपल्सन सबसे कम होगा? सबसे कम। सबसे कम होगा। अब बात समझ में आ गई है? यस सर। चलो बढ़िया बात। तो अब ना आपसे ना कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर सेम कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर होता तो क्या होता, टेट्राहेड्रल होता तो क्या होता, ऑक्टाहेड्रल होता तो क्या होता। तो आपस में कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं? फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं वो बता रहा हूं मैं। तो बोलता है पर ऑर्बिटल एवरेज रिपल्सन कितना कितना होगा। तो अगर मैं पर ऑर्बिटल करूंगा तो डेल्टा एसपी के केस में डेल्टा एसपी अपॉन 4 करूंगा। क्यों? क्योंकि एक ऑर्बिटल को 4 लोग फेस कर रहा था, 4 को 1 लोग फेस कर रहा था। क्या मैं ऐसी बात कर सकता हूं पर ऑर्बिटल के लिए? बोल दीजिएगा हाँ ना। Yes, पर sir. ऑर्बिटल के लिए, एक ऑर्बिटल के लिए हाँ। इसके लिए लिखेंगे डेल्टा एसपी बाई 4, इसके लिए 2/6, इसके लिए 3/4। इनको आपस में रिलेट करेंगे तो अगर एसपी दिया है तो डेल्टा ओ निकाल सकते हैं, और डेल्टा ओ दे रखा है तो डेल्टा टी निकाल सकते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ दोस्तों? Yes, sir. थोड़ा ध्यान रखना, इस पे भी क्वेश्चन रिवाइज में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन है। शायद से हमने टिक कराया होगा, नहीं कराया होगा हमें नहीं पता, क्योंकि शायद से पिछले दिन हम यहाँ पे पहुंचे नहीं थे तो नहीं कराया होगा, लेकिन क्वेश्चन है। मैं आज लेक्चर के बाद दिखलाऊंगा आपको, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस पे क्वेश्चन होगा। कैसा क्वेश्चन होगा? बोलेगा सेम कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर था तो इतना था, उसका डेल्टा ओ अगर वो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा तो डेल्टा ओ कितना हो जाएगा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा। तो आप फॉर्मूला अलग अलग याद मत रखिए, तीनों एक साथ ध्यान रखिएगा और वो कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि ऑक्टा स्क्वायर प्लेनर के कॉम्प्लेक्सेस के केस में एक 4 को फेस करता है तो एक कितने को फेस करेगा? तो 1/4, फिर 2/6, 1/3, 3/4। ध्यान रखेंगे आप? Yes, sir. तो डेल्टा एसपी और डेल्टा ओ में कैसा रिश्ता होगा? डेल्टा एसपी जो होगा 4/3 टाइम्स डेल्टा ओ होगा, और डेल्टा टी जो होगा वो 4/9 टाइम्स डेल्टा ओ होगा। तो ये अलग अलग याद मत रखिएगा, वो सीक्वेंस वाला याद रखिएगा। कोई कुछ कहना चाह रहा है? इधर पर लीगेंड है क्या पर ऑर्बिटल? पर ऑर्बिटल, पर ऑर्बिटल। ये वो पर लीगेंड होगा ना, ये 4 लीगेंड एक ऑर्बिटल में आएगा तो एक लीगेंड 1/4। एक सेकंड रुकना। 4 लिगेंड एक ऑर्बिटल को फेस कर रहा तो एक लिगेंड के लिए कितना ऑर्बिटल होगा? पर लिगेंड होना चाहिए, करेक्ट बात, सही बात, पर लिगेंड होना चाहिए, सॉरी, पर लिगेंड एवरेज रिपल्सन कितना होगा। करेक्ट कर लेंगे अपन, उस वाले में भी करेक्ट कर लीजिएगा जब लिखेंगे आप। तो आगे आते हैं। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि अगर एसपी रहेगा तो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा तो कितना होगा। तो ध्यान, हाँ लिगेंड नेचर, लिगेंड का नाम सेम सेम होना चाहिए, लिगेंड चेंज नहीं करना चाहिए। अगर बोलेगा कि अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो कितना होगा, तो उस टाइम पर क्वेश्चन आएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। और आगे आते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आती है स्प्लिटिंग से। स्प्लिटिंग, स्टेबलाइजेशन सर एक एनर्जी तो सेकंड। निकाल लिए, लिख रहे एक हैं, सेकंड। लिखिए लिखिए लिखिए। हो जाए तो बोलना, पर लिगेंड कर लेना उसे। हो गया सर। 4 लिगेंड के लिए एक, तो एक लिगेंड के लिए 1/4। हाँ आगे बढ़ जाओ। हाँ। अब लिखिए कैलकुलेशन ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा। एक सेकेंड। अब डेल्टा का जो वैल्यू होता है वो अलग अलग चीज पे डिपेंड करता है, किस वैल्यू पे डिपेंड करता है मैं लिखवाता हूँ आपको। एक सेकंड, मैं सही पिछले दिन जिसने मांगा था
उनको मैंने कट कट करके भेजा था ताकि आपको प्रॉपर नोट्स अपने कॉपी में लिख सके आप। तो लिखेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग स्प्लिटिंग एनर्जी। कई बार डेल्टा का फैक्टर बोलेगा अरेंज करो डेल्टा किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा। तो लिखेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग स्प्लिटिंग एनर्जी। पहला फैक्टर है पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन। सब कुछ सेम है, लिगेंड का नेचर सेम है, लिगेंड सेम है, सेंट्रल मेटल सेम है, बट चार्जेज अलग अलग है। तो बोलता है स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा किसमें आएगा, डेल्टा का वैल्यू ज्यादा किसमें होगा। तो अगर आप पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू बढ़ाते हैं तो जेड इफेक्टिव का वैल्यू बढ़ाते हैं, जेड इफेक्टिव का वैल्यू बढ़ाते हैं तो लिगेंड को अपने पास बुलाते हैं, लिगेंड को अपने पास बुलाते हैं तो उनके बीच में जो स्प्लिटिंग होगी वो भी ज्यादा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा अप्रोच करेगा उतना ज्यादा स्प्लिटिंग होगा। तो पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल मेटल आयन पे बढ़ाते हैं तो लिगेंड को पास बुलाते हैं, लिगेंड को पास बुलाते हैं तो रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा तो उनके बीच का स्प्लिटिंग भी ज्यादा होगा, स्प्लिटिंग भी ज्यादा होगा तो स्प्लिटिंग एनर्जी भी ज्यादा होगा। तो पहला स्प्लिटिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन सीएमआई। पूछेगा कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से क्या बढ़ती है, तो जेड इफेक्टिव बढ़ती है, और जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से लिगेंड का अप्रोच करना इजी हो जाता है। लेकिन जितना आसानी से अप्रोच करेगा उनके बीच में स्प्लिटिंग उतना ही ज्यादा होगा, सीएफएसी उतना ज्यादा होगा। तो ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल के लिए दो एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है, एक बार में +2 चार्ज है, एक बार में +3 चार्ज है, सेंट्रल मेटल सेम है, लिगेंड सेम है, कॉम्प्लेक्स का टाइप सेम है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। पूछेगा किसमें ज्यादा होगा डेल्टा, तो ध्यान रखिएगा जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा तो स्प्लिटिंग ज्यादा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, क्या मैं सही बोल रहा हूँ। दूसरा वाला वैसे दूसरा वाला एग्जांपल दिया गया है, COH2O का होल 6 2+ एंड COH2O का होल 6 3+। एक तो 3+ वाला का ज्यादा होगा, एक रीजन तो चार्ज की वजह से, दूसरा एक और रीजन है। हमने आपको एक बात लिखवाई थी, 2-4 पॉइंट लिखवाए थे, उसमें हमने एक बात ये लिखवाई थी कि कोबाल्ट पे 3+ चार्ज हो और ऐसा लिगेंड हो जिसके पास ऑक्सीजन एज ए डोनर एटम होता है, तो वही H2O किसकी तरह वर्क करता है, वीक लिगेंड की तरह या स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह। बोलिए, लिखवाया था हमने पिछले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में क्लास में, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह वर्क करता है। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ही ज्यादा है कि COH2O का होल 6 3+ कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, आउटर ऑर्बिटल इनर ऑर्बिटल कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, कोई बता पाएगा कैसा कॉम्प्लेक्स होगा। COH2O का होल 6 3+ कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, इनर ऑर्बिटल, क्योंकि पेयरिंग हो जाएगी, ध्यान रखिएगा H2O जनरली वीक लिगेंड होता है, लेकिन कोबाल्ट 3+ के साथ एंड कॉपर 2+ तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह वर्क करेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। ध्यान रहे, तो H2O का होल 6 2+ लेस का डेल्टा कम होगा COH2O का होल 6 3+ के कंपेरिजन में। आ जाए सेकंड नंबर फैक्टर पे चले, आ रहा हूं सेकंड नंबर फैक्टर पे। बोलता है जेड इफेक्टिव का वैल्यू ज्यादा होगा तो स्प्लिटिंग एनर्जी भी ज्यादा होगा। हम लोग पीरियोडिक टेबल नामक के चैप्टर में पढ़े थे कि 3D से 4D पे जाते हैं, 4D से 5D पे जाते हैं तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ती है, और जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ेगी तो वही सेंट्रल मेटल लिगेंड को पास बुलाएगा, ज्यादा पास बुलाएगा, ज्यादा रिपल्सन होगा, ज्यादा स्प्लिटिंग होगा, ज्यादा डेल्टा होगा। तो 3D से 4D पे जाए, 4D से 5D पे जाए, लिगेंड सब कुछ सेम रहे, चार्ज वार्ज सब कुछ सेम रहे, लेकिन सेंट्रल मेटल चेंज कर जाए और एक ही ग्रुप का तीनों एलिमेंट हो, तो ग्रुप में नीचे गिर जाते हैं तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ती है, और बढ़ने की वजह से जेड इफेक्टिव ज्यादा, स्प्लिटिंग ज्यादा तो स्प्लिटिंग पूछेगा तो अगर पूछेगा NiCl का होल 4 2- PdCl4 का होल 4 2- एंड PtCl4 का होल 4 2- किसमें स्प्लिटिंग ज्यादा होगा, तो आंसर विल बी प्लेटिनम वाला। क्या मैं सही कह रहा हूँ, यस यस। एक बात तो यहाँ से भी आंसर आएगा और दूसरा बात वहां से भी आंसर आएगा। हमने आपको एक पॉइंट लिखवाई थी, वहां पे इन्हीं चीजों का जो कंक्लूजन था ना, वहां पर हम लोग शॉर्टकट लिख लिए थे कि लिगेंड ऐसा रहेगा तो ये होगा, लिगेंड ऐसा रहेगा तो ये होगा। जैसे अगर पूछेगा NiCl का होल 4 2- का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा और PtCl4 होल 4 2- कैसा होगा हाइब्रिडाइजेशन, तो जिससे पूछेंगे वही बताना, ताकि हमें मालूम चले कि आप बैठे हुए हैं तो आप पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं, खाली ऐसे टाइम पास नहीं कर रहे हैं। तो NiCl का 4 होल 4 2- और PtCl4 होल 4 2- क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन। अगर मैं नाम सही स्पेल कर रहा हूं तो एक बार आप बताना चाहेंगे, कृषित, पूर्वा, पूर्वा, आवाज जा रही है मेरी, मुझे बताना है, आपको आंसर करना है। NiCl4 होल 4 2- एंड PtCl4 2- दोनों का हाइब्रिडेशन क्या होगा। ओके, एंड PtCl4 होल 4 2- और ऐसा क्यों होगा, और एक और रीजन,
बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो वहां पर हम लोग इसको डायरेक्टली यूज किए थे, और यहाँ पर तो इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा करते तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाती है। जेड इफेक्टिव बढ़ जाती है तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो टुवार्ड्स न्यूक्लियस पुल्ड अप होता है। टुवार्ड्स न्यूक्लियस पुल्ड अप होगा तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द लिगेंड वो क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। थोड़ा ध्यान रहे। तो अगर NiCl4 2-, PtCl4 2- और PtCl4 2- पूछेगा किसका स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगा, तो आंसर होगा PtCl4 2-। रीजन पूछेगा तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। आई थिंक मैं क्लियर हूं। अगले नंबर पे एक चीज और कई बार पूछ लेता, 3D सीरीज में क्या होगा। अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव का क्या वैल्यू है, लेफ्ट से राइट जाते हैं तब भी बढ़ता है, ऊपर से जाते हैं तब भी बढ़ता है। अपन पीरियोडिक टेबल में एक पढ़े थे जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला Z - सिग्मा। अगर आपको ध्यान हो थोड़ा बहुत तो सिग्मा कैसे निकालते थे, सिग्मा है क्या, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, स्लेटर कांस्टेंट, जिसका वैल्यू स्लेटर्स रूल के अकॉर्डिंग निकालते थे। तो लेफ्ट से राइट जाते हैं तब भी जेड इफेक्टिव का वैल्यू बढ़ता है, ऊपर से नीचे को जाते हैं तब भी जेड इफेक्टिव का वैल्यू बढ़ता है। डी सीरीज में दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ध्यान रहे। जब हम लोग एस ब्लॉक की बात करते हैं तो फर्स्ट से सेकंड पे जाते हैं तब तो बढ़ता है, बाद में कांस्टेंट हो जाता है। वो एस ब्लॉक की बात है, पी ब्लॉक की बात है। लेकिन अगर डी ब्लॉक की बात करेंगे तो ऊपर से नीचे को जाएंगे तब भी बढ़ेगा, लेफ्ट से राइट सर जाएंगे तब भी बढ़ेगा। हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हो? सर ये NiCl होल 4 जो है हम्म। वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह कैसे काम करेगा, मतलब? सीएल उसमें वीक लिगेंड की तरह काम करेगा। सीएल लिखवाया ना, Cl- कनेक्ट एज वीक लिगेंड फॉर Na2+। Cl- हाँ तो है ही वीक लिगेंड, लेकिन वो 4D सीरीज और 5D सीरीज के लिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह वर्क करता है। अच्छा ठीक। हेलोजन है ना, हेलोजन जब डोनर एटम होता है तो कैसा लिगेंड होती है, वीक लिगेंड होती है जनरली। कब यस किसके लिए, 3D सीरीज के लिए, बट 4D एंड 5D सीरीज के लिए वही स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह वर्क करता है। क्या हमने कॉपी में लिखा है वाली बात? यस सर। लाइक वाई पूछेगा कि 3D सीरीज में मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल प्लस है, कॉपर 2+ है। वहां पे हमने एक ईवी स्टेटमेंट लिखवाया था, NH3 जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन किसके लिए वीक लिगेंड की तरह वर्क करता है, वो Mn2+, Fe2+, CO2+। लिखा है ना हमने कॉपी में, बस हाँ ना बोल देना। यस लिखा है, हम लोगों ने लिखा है कि NH3 जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन Mn2+, Fe2+, CO2+ के लिए वीक लिगेंड की तरह वर्क करता है। ध्यान रखिएगा, ये जो छोटे छोटे कंक्लूजन लिखे हम लोगों ने वो काफी इंपॉर्टेंट है, उससे आप काफी चीजें क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। हाँ, VBT उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, CFT इस बात को एक्सप्लेन करता है कि सब कुछ डिपेंड करता है जेड इफेक्टिव पे, कि जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, स्प्लिटिंग ज्यादा होगा, स्प्लिटिंग ज्यादा होगा तो क्या, कब वो किसकी तरह लिगेंड वर्क कर रहा होगा। तो Na2+ के साथ में, कॉपर 2+ के साथ में वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह वर्क करता है, लेकिन Mn2+, Fe2+ एंड कोबाल्ट 2+ के साथ में वो वीक लिगेंड की तरह वर्क करता है। कौन, जेड इफेक्टिव। कौन, NH3। कौन, NH3। ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा, बोलो हाँ सर ध्यान रहेगा। तीसरा नंबर, क्या डेल्टा स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पे भी डिपेंड करेगा? ऑब्वियस सी बात है डिपेंड करेगा। अगर लिगेंड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो डेल्टा ज्यादा होगा, लिगेंड का स्ट्रेंथ कम होगा तो डेल्टा कम होगा। ओवरऑल अगर कंक्लूड किया जाए तो डेल्टा का वैल्यू 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा है। किस किस चीज पे, पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन पे डिपेंड कर रहा है। पूछेगा डेल्टा ज्यादा किस में होगा। एक तो पहले बात आपको वही पता है कि डेल्टा SP जो होती है वो डेल्टा O से ज्यादा होती है, और डेल्टा O जो होती है वो डेल्टा T से ज्यादा होती है। पहली बात तो आपको यही पता है, आपस में रिलेशन भी पता है। अब आपको ये भी पता है कि डेल्टा किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर सकती है। अगर सेंट्रल मेटल एटम पे चार्ज ज्यादा तो डेल्टा ज्यादा, सेंट्रल मेटल एटम 3D से 4D पे जाते हैं और जेड इफेक्टिव ज्यादा तब भी स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा। 3D से 4D पे जाएंगे, 4D से 5D पे जाएंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, स्प्लिटिंग एनर्जी का वैल्यू बढ़ता है। लेफ्ट से राइट जाएंगे तब भी स्प्लिटिंग का वैल्यू बढ़ता है, जेड इफेक्टिव का वैल्यू बढ़ता है, स्प्लिटिंग का वैल्यू बढ़ता है। तीसरा फैक्टर नेचर ऑफ लिगेंड पे भी डिपेंड करता है। हमने आपको नेचर ऑफ लिगेंड के लिए पूरा ट्रिक लिखवाया था पिछले लेक्चर में। क्या था वो ट्रिक, ध्यान रखिएगा। ट्रिक से 2-3 क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो वो बहुत ध्यान रहे। तो आई बर्बादी सन्नी क्लास से फरार, ओह ऑक्जिलेटो पानी नाश्ता एंड उड़ता हुआ अमोनिया के साथ इज नॉर्थ कनाडा एंड कोलंबो। इस ट्रिक पर एक न एक 2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, तो प्लीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। और आते हैं CFAC टार्टर कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया हमने। एक टॉपिक होगा कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, वो किससे रिलेटेड होता है, हमने लिखा था VBT कुड नॉट एक्सप्लेन कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स बट CFT कैन एक्सप्लेन कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। हमने आपको थोड़ा बहुत बात पिछले लेक्चर में भी की थी, उसको मैं आगे बढ़ाता हूं। हमारा CFT खत्म नहीं हुआ, CFT का ही अंदर टॉपिक है कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, दोनों बात करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। 2 मिनट खाली चाय का सिप पी लेता हूं। आते हैं कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को बात करने से पहले हम लोग कुछ कलर के बारे में जानते हैं जो बचपन में अपन सीखे थे, लेकिन शायद से समय के साथ भूल भी जाते हैं कई बार। तो कलर अलग अलग टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी कलर, एक होता है सेकेंडरी कलर, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर, अलग अलग चीज होती है। प्राइमरी कलर किसको बोलते हैं, जो मिक्स करके ना बनाया जाए, जो प्योर कलर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है।
सेकेंडरी कलर किसको बोलते हैं? प्राइमरी कलर्स को मिला करके बनाते हैं सेकेंडरी कलर। जैसे अगर कहा जाए कलर स्पेक्ट्रम, जो विजुअल लाइट के कलर स्पेक्ट्रम है वो कौन है? विबग्योर। उनका वेवलेंथ कहां से कहां तक लाई करता है? 390 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक। मतलब वायलेट से अगर रेड की तरफ बढ़ते हैं तो वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ती है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, आगे क्वेश्चन में खूब हेल्प करेगा। प्राइमरी कलर कौन सा होता है? रेड कलर, येलो कलर, ब्लू कलर प्राइमरी कलर होती है। सेकेंडरी कलर कैसे बनती है? प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके सेकेंडरी कलर बनती है। ये क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, बट बेसिक से जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं बस। रेड और येलो को मिलाते हैं तो क्या बनता है? ऑरेंज। येलो और ब्लू को मिलाते हैं तो क्या बनता है? ग्रीन। रेड और ब्लू को मिलाते हैं तो क्या बनता है? वायलेट। तो ध्यान रखिएगा। टर्सरी कलर कैसे बनता है? इनमें से अगर किसी को मिक्स किया जाए, इनमें से जो सेकेंडरी कलर मिले वो और प्राइमरी कलर साथ मिला दे तो क्या बनता है? टर्सरी कलर। इन सब कभी क्वेश्चन का पार्ट नहीं होगा, बट फिर भी थोड़ा ध्यान रहे तो अच्छी बात है। अब आते हैं, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर। हम जानते हैं कोई भी चीज जो हमारी कलर दिखाई देती है वो उसकी ऑब्जॉर्ब्ड वाली कलर नहीं है, वो विजुअल लाइट से सारे कलर को ऑब्जॉर्ब कर लेता है और एक कलर वो इमिट करता है, री इमिट करता है या इमिट करता है। री इमिट सही वर्ड नहीं होगा, इमिट करता है। और इमिट जो कलर करता है उसी कलर को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो कई बार आपको बोलेगा कि ये वाला कलर वो ऑब्जॉर्ब कर रहा है तो कौन सा कलर वो दिखाई देगा? तो ध्यान रखिएगा ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील है जो काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि याद भी हो सकता है, विबग्योर, VVGYOR, बहुत ईजी है। तो कहेगा कि रेड कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन होगा? तो रेड के जस्ट अपोजिट में कौन है? रेड के अपोजिट में है ग्रीन, तो ग्रीन कलर उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा। कहने का मतलब अगर वो विजुअल लाइट से रेड कलर को ऑब्जॉर्ब करेगा तो कौन सा कलर हमें दिखाई देगा? तो ग्रीन कलर हमें दिखाई देगा। ऑब्जॉर्ब्ड कलर वो होगा, ऑब्जॉर्ब्ड कलर रेड होगा। ऑब्जॉर्ब्ड एंड ऑब्जॉर्ब्ड थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो ऑब्जॉर्ब्ड होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। तो रेड का जो जस्ट अपोजिट में है, जो डायगोनली अपोजिट में है, वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहलाता है। उसी तरीके से ब्लू के जो अपोजिट में है वो ऑरेंज, उसी तरीके से येलो के जो अपोजिट में है वो है वायलेट। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं आगे बढ़ाता हूँ। न्यूट्रल कलर भी कुछ कुछ को कहते हैं, जैसे ब्लैक, व्हाइट और ग्रे, ये सब किसको क्या कहते हैं? न्यूट्रल कलर। ब्लैक किसको? ब्लैक का मतलब कोई कलर नहीं, व्हाइट का मतलब सारे कलर को मिला दिया जाए तो व्हाइट कलर बनता है। ग्रे कलर कैसे कैसे बनता है? तो जो भी ऑब्जर्व था और रिलीज था, जो भी ऑब्जॉर्ब्ड कॉम्प्लीमेंट्री कलर था, जैसे रेड और ग्रीन दोनों को अगर मिला दे तो बनता है ग्रे कलर। ब्लू और ऑरेंज को मिला दे, मतलब जो ऑब्जर्व कर रहा है और जो रिलीज हो रहा है दोनों को मिला दीजिए तो कलर बनेगा ग्रे, और उसको ऐसा कर सकते हैं वो एक न्यूट्रल कलर में काउंट होता है। तो मेड बाय मिक्सिंग कॉम्प्लीमेंट्री कलर, कॉम्प्लीमेंट्री कलर को आपस मिक्स करते हैं तो न्यूट्रल कलर बनता है। इन सबसे कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं होगा, बट बेसिक जानकारी है, अच्छा ही रहेगा आपके लिए। कई बार ऐसा बोलेगा कि ये कलर ऑब्जर्व करेगा तो बताओ कौन सा कलर दिखाई देगा? उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ऐसा होता है। अब समझ भी सकते हैं इसको इस बात से कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट में है, अगर उसके पास में कोई जिद्दीपन था उसका इलेक्ट्रॉन को वहां से बाहर निकलने का, जिसको वर्क फंक्शन बोला करते थे, वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी दे देंगे, ज्यादा एनर्जी देंगे तो वो वहां से उड़ के वापस कहाँ चला जाएगा? वो एक्साइटेड स्टेट में। लौट करके कहाँ आएगा? ग्राउंड स्टेट में। लौटते समय वो क्या इमिट करेगा? फोटोन। फोटोन का क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, कलर। और जो हमें कलर दिखाई देता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर। लेगा कोई, दिखेगा कोई, बीच में वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी बर्बाद हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे आते हैं। सर इनका जानना इसमें क्यों जरूरी है? क्योंकि हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्सेस जो होती है वो कलर्ड होती है, और कलर का एक्सप्लेनेशन VVT प्रोवाइड नहीं करता है, CFT प्रोवाइड करता है। CFT कैसे प्रोवाइड करता है? तो बड़ा सिंपल है। CFT में बोलता है कि स्प्लिटिंग होती है, और स्प्लिटिंग होती है तो कोई जो इलेक्ट्रॉन नीचे होगा, नीचे वाला ऑर्बिटल में होगा, विजुअल लाइट से एनर्जी लेके ऊपर वाला ऑर्बिटल में जाएगा, लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉन कभी भी एक्साइटेड स्टेट में रह नहीं जाता है, वापस लौट करके आता है। वापस लौटते समय क्या इमिट करता है? फोटोन। फोटोन का क्या होगा? फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, कलर, और वही कलर हमें दिखाई देती है। आई थिंक मैं क्लियर हूं। तो बोलता है कॉम्प्लेक्सेस के जो कलर होती है वो दो वजह से होती है। किस किस वजह से होती है? तो एक फिनोमेना है DD ट्रांजिशन, और एक फिनोमेना है चार्ज ट्रांसफर, CTS बोलते हैं उसे, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। थोड़ा ध्यान रखिएगा, बारी बारी हम बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं। तो कॉम्प्लेक्सेस का कलर का दो रीजन हो सकता है, या तो DD ट्रांजिशन, नहीं तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम से, क्योंकि जहां पे कलर होने की चांसेस नहीं होगी, अगर वो कलर्ड है तो उसका रीजन होगा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, CTS। थोड़ा ध्यान रहे। तो अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसमें DD ट्रांजिशन हो सकता है। कब नहीं होगा, कब होगा, सारी बातें करेंगे। और DD ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? फ्रॉम वन सेट ऑफ D ऑर्बिटल टू अनदर सेट ऑफ D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का जंप, और जंप करने के बाद वापस वो लौट करके आएगा, लौटते समय फोटोन इमिट करेगा, फोटोन का फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, कलर होगा। क्या आपको बात समझ में आ पा रही है? आ पा रही है या थोड़ा स्लो करें, या ठीक है? ठीक, आगे बढ़े। यस। तो अब आते हैं दो, हमने अभी तक यही बोला है, कलर
कॉम्प्लेक्सेस की जो कलर होती है उसके दो रीजन होते हैं, या तो डीडी ट्रांजिशन नहीं तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। दोनों के बारे में बारी बारी बात करेंगे और बहुत सारी क्वेश्चन फ्रेम होती है दोस्तों। ये तो TWT है, TWT के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कंडीशन कंपाउंड वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होता है केमिस्ट्री का। इसका क्वेश्चन बहुत अच्छा बनाया जा सकता है, बहुत कॉम्प्लेक्स किया जा सकता है, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेट्स टॉक अबाउट डीडी ट्रांजिशन। बोलता है कॉपर सल्फेट अगर अनहाइड्रस फॉर्म में है तो वो व्हाइट होता है, लेकिन अगर वो हाइड्रेटेड फॉर्म में है तो व्हाइट नहीं, वो ग्रीन होता है। बताइए, सॉरी ब्लू होता है। बोलता है क्यों? तो कॉपर सल्फेट नॉर्मल कंपाउंड है, नॉर्मल कंपाउंड है, नॉर्मल डी ब्लॉक का कंपाउंड है, लेकिन कॉपर सल्फेट के साथ में अगर 5H2O आ जाता है तो वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। मतलब कॉम्प्लेक्स बनाता है मतलब लिगेंड अप्रोच करेगा, लिगेंड अप्रोच करेगा तो स्प्लिटिंग होगा, स्प्लिटिंग होगा तो उसका कॉपर पे +2 चार्ज है, +2 होने का मतलब D9 होगा, D9 होगा तो इलेक्ट्रॉन को जंप करने का मौका मिलेगा, और जंप करने का मौका मिलेगा तो कंपाउंड कलर्ड होगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? सर एक बार वापस बोलो। दोबारा, कॉपर सल्फेट अगर अनहाइड्रस फॉर्म में है तो बोलेगा कि व्हाइट होता है, बोलेगा हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है बोलेगा ब्लू होता है। एक्सप्लेन व्हाई। तो बताओ, कॉपर सल्फेट अगर अनहाइड्रस फॉर्म में है तो नॉर्मल कंपाउंड है, वो नॉर्मल कंपाउंड है मतलब उसमें कोई लिगेंड विगेंड नहीं है, लेकिन अगर वही हाइड्रेटेड फॉर्म में है तो कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O वो एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। उस कॉम्प्लेक्स कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगी, उसमें लिगेंड वही H2O और वही सल्फेट किसकी तरह वर्क करने लगेगा? लिगेंड की तरह वर्क करने लगेगा। लिगेंड की तरह वर्क करता है तो कॉपर के पास में जो डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका एनर्जी सेम सेम रह जाएगा या अलग अलग ऑर्बिटल, अलग अलग सेट ऑफ ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाएगी? बोलो, अलग अलग सेट ऑफ ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाएगी नहीं क्या? कॉपर 2+ के पास में 3D9 होगा और 3D9 है तो अलग अलग सेट ऑफ ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाएगी, T2G में जाएगा और EG में जाएगा। क्या हो जाएगा? T2G, आई थिंक T2G6 एंड EG3। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बोलो हाँ। यस सर। और अगर कन्वर्ट हो गया तो बताओ, वो जो इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड रह गया उसको एक्साइट होने का मौका मिलेगा तो EG से भी ऊपर चला जाएगा, एक्साइट हो जाएगा, वापस लौट करके आएगा, वापस लौट करके आएगा तो क्या इमिट करेगा? फोटोन। फोटोन का क्या होता है? फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ कलर। तो बोलेगा कॉपर सल्फेट जो अनहाइड्रस होता है वो होता है व्हाइट, बट कॉपर सल्फेट जो हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है वो होता है ब्लू। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस सर। उसी तरीके से FeSO4 अगर अनहाइड्रस फॉर्म में होता है तो होता है व्हाइट, लेकिन वही FeSO4.7H2O कौन है ये? क्या नाम होता है इसका? ग्रीन विट्रियोल। क्या नाम होता है? पहला वाला कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O जो होता है वो होता है ब्लू विट्रियोल, और कॉपर सल्फेट फेरस सल्फेट डॉट 7H2O जो होता है उसको कहते हैं ग्रीन विट्रियोल। उसका कलर कैसा होता है? ग्रीन। बोलता है ग्रीन कैसे हो गया? तो फेरस सल्फेट जब ऐसे था तो सिर्फ कंपाउंड था, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं था, उसमें वो लिगेंड की तरह काम नहीं कर रहा था। लेकिन अगर 7H2O हो गया तो वो सारे H2O लिगेंड की तरह काम कर रहे, सारे नहीं कर सकते हैं, एक 6 कर सकते हैं। 6H2O लिगेंड की तरह काम करने लग गया, और 6H2O लिगेंड की तरह काम करने लग गया तो Fe के पास में जो डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन थे उनका एनर्जी सेम सेम नहीं रह गए, उनकी एनर्जी 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल में कन्वर्ट कर गया, 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल में कन्वर्ट कर गए तो उनके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट जा सकता है, एक्साइट किया जा सकता है। तो अगर एक्साइट होगा तो वापस लौट करके आएगा, वापस लौट करके आएगा तो फोटोन इमिट करेगा, फोटोन का फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ और कलर होता है। क्या मैं आपको समझा पाया हूँ? क्या मैं आपको समझा पाया हूँ या दोबारा बोलूं? यस सर। नहीं, बीच में कहीं भी नहीं समझेगा तो बोलिएगा, जरूर बोलेंगे तभी हमको समझेगा, तो पता कैसे चलेगा कि आपको समझा कि नहीं समझा। अब आते हैं कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस किस पे डिपेंड करता है? डेल्टा पे डिपेंड करता है। डेल्टा ज्यादा होगा तो जो फोटोन इमिट होगा या फोटोन जो ऑब्जॉर्ब्ड होगा उसके बारे में बात करता है कि जो फोटोन ऑब्जर्व करेगा उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, वेवलेंथ कम होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास में अगर हम कहें कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो डिफरेंस ज्यादा होगा, डिफरेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन का जंप भी ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का अगर जंप ज्यादा होगा एनर्जी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, वेवलेंथ कम। क्या ऐसी बात कही जा सकती है? अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो स्प्लिटिंग ज्यादा, डेल्टा ज्यादा, और डेल्टा ज्यादा तो डेल्टा के बराबर ही एनर्जी देना पड़ेगा उस इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए। और एनर्जी देने को फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, एच न्यू। फोटोन का, फोटोन से ही वो एक्साइट होगा, फोटोन का एनर्जी कितना होता है? एच न्यू, और एच न्यू की जगह पे क्या लिखेंगे? hc/लैम्डा। तो अभी लैम्डा के बराबर एनर्जी देना है उसे, कहां से कहां तक जाने के लिए? नीचे वाला सेट से ऊपर वाला सेट तक जाने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा उसे। तो जो एनर्जी देंगे, जो फोटोन देंगे, उसका कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, उसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा। तो कहना है राइट, डेल्टा इज इक्वल टू hc/लैम्डा, और लैम्डा ए भी बोले तो लैम्डा अब्जॉर्ब्ड। क्या मैं सही कह रहा हूँ? अरे बोलोगा नहीं? बोलोगे क्या यार? बोलो तो सही। ओके है? Yes. आगे आते हैं। अब लैम्डा ए भी जो होगा अब्जॉर्ब वेवलेंथ होगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखो, जो लाइट ऑब्जर्व होगा वही लाइट रिलीज नहीं होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर रिलीज होगा।
कई बार यही पूछ लेता है कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर बताओ क्या होगा। जैसे NiNH3 का होल 6 2+, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। NiNH3 का होल 6 2+ में पेयरिंग नहीं होती, क्योंकि पेयरिंग कराने से फायदा ही नहीं होगा, 2 d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होगा, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कलर्ड है, तो कलर है ब्लू। बोलता है कि ब्लू कलर अगर दिखाई दे रहा है तो उसका ऑब्जर्व्ड कलर कौन सा होगा, वही आप VBGYOR बनाइएगा कॉम्प्लीमेंट्री कलर, तो आपको दिखाई देगा कि ब्लू जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो किसका है, किसके ऑब्जर्व होने की वजह से हुआ है, तो ऑरेंज के होने की वजह से हुआ है। आई थिंक मैं क्लियर हूं। अब यहाँ क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा कि 2 कॉम्प्लेक्सेस दे देगा और बोलेगा किसका लेमडा AB ज्यादा होगा। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है NH3 का होल 6 2+ और H2O का होल 6 2+, बोलेगा किसका लेमडा AB ज्यादा होगा। समझने की कोशिश कीजिए, लेमडा AB ज्यादा किसका होगा। हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा जो है वो डिपेंड करता है लेमडा AB पे, लेमडा AB ज्यादा की बात कर रहे हैं। लेमडा AB ज्यादा मतलब डेल्टा कम, डेल्टा कम मतलब जिसका लिगेंड का स्ट्रेंथ कम होगा। अगर मैं पूछूं आपसे कि NH3 का स्ट्रेंथ कम है कि H2O का स्ट्रेंथ कम है, तो आप क्या बोलेंगे बताइए। NH3 का स्ट्रेंथ कम है कि H2O का स्ट्रेंथ कम है। क्या हमने लिगेंड का स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखा है, H2O का स्ट्रेंथ कम है, NH3 का स्ट्रेंथ ज्यादा है। H2O का स्ट्रेंथ कम, लेमडा कम, डेल्टा कम, लेमडा AB ज्यादा। क्या मैं ऐसी बातें कर सकता हूं दोस्तों, क्या मैं ऐसी बातें कर सकता हूँ, हाँ ना बोलिए ना, थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाइए ना सेशन को थोड़ा, दोनों को बोलेंगे तो बहुत मन से पढ़ेंगे। NH3 और H2O में हमने यही बोला है कि H2O जो है एक वीक लिगेंड है। कैसे बोला सर, किस बेसिस से बोला सर आपने, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे बोला हमने। आई और वादी सन्नी क्लास से परार ओह ऑक्सिलेटो पानी नाश्ता एंड उड़ता हुआ अमोनिया के साथ नॉर्थ कनाडा एंड कोलंबो। तो H2O एक वीक लिगेंड है, काफी वीक लिगेंड है, सिर्फ 2 लोगों के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह वर्क करता है, कोबाल्ट 3+ के साथ एंड कॉपर 2+ के साथ। क्या हमने ऐसी बातें लिखी है, बिल्कुल लिखी है। तो H2O एक वीक लिगेंड है दोस्तों, और वीक लिगेंड होगा तो डेल्टा कम होगा, डेल्टा कम होगा तो लेमडा AB ज्यादा होगा। आई थिंक मैं क्लियर हूँ। अब आता है कई बार ना आपको मैच करने के लिए दे देता है, ऐसा क्वेश्चन आप देखे होंगे शायद से सेक्टर O2 में ऐसा क्वेश्चन था हमारे पास में, मैच करने के लिए बोलेगा क्वेश्चन, तो कैसे मैच करेंगे सर, तो मैच करने का तरीका क्या होगा। एक तो आपको कई बार ना वेवलेंथ ऑब्जर्व वाला दे रखा होगा, कई बार वेवलेंथ रिलीज वाला भी दे रखा होगा, दोनों के बारे में बात करेंगे। पहले वेवलेंथ ऑब्जर्व वाले के बारे में बात करते हैं। अगर देखा जाए तो लिगेंड का नेचर का पहले लिगेंड जो भी दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग पहले स्ट्रेंथ तय कर लिया जाए कि लिगेंड का स्ट्रेंथ क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग डेल्टा तय कर लेंगे। तो अगर देखा जाए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड कौन होगा, पिया मैंने, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड कौन होगा, CN कनाडा एंड कोलंबो। उसके पीछे कौन होगा, EN इज इन नॉर्थ कनाडा एंड कोलंबो। उसके पीछे कौन होगा, अमोनिया के साथ। और सबसे पीछे कौन होगा, H2O। देखा जाए तो 1 2 3 4 अगर लिगेंड का स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग तय किया जाए कि डेल्टा किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो लिगेंड के स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। तो पहले डेल्टा का ऑर्डर लिख दो, और डेल्टा और लेमडा AB में कैसा ऑर्डर होगा, उल्टा ऑर्डर होगा। तो 1 2 3 4 डेल्टा का ऑर्डर है, लेमडा AB ऑर्डर उल्टा हो जाएगा 1 2 3 4। और लेमडा AB हम जानते हैं कि फोर्थ वाले का लेमडा भी सबसे ज्यादा है, और विबग्योर में हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा किसका होता है, जितना रेड की तरफ होगा उसका लेमडा उतना ही ज्यादा होगा। तो कौन है, अगर आप ऑर्डर के हिसाब से लिखेंगे तो वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो। क्या मैं समझा पाया हूं आपको, यस सर। आगे आइए। तो इस तरीके से क्वेश्चन कई बार आपको मैच करने के लिए बोलेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है इस क्वेश्चन में। अगर पहली बार नहीं पता होता है तो थोड़ा बहुत इधर उधर घूम जाते हैं, लेकिन पता है तो काफी आसान बात है कि पहले आप क्या कीजिए, लिगेंड का स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग लेमडा डेल्टा अरेंज कर लीजिए, लेमडा AB को उसके इन्वर्स कर दीजिए, और इन्वर्स करने के अकॉर्डिंग जो भी कलर दे रखा है उनको उसके आप अकॉर्डिंग अरेंज कर दीजिए। आई थिंक मैं क्लियर हूँ। थोड़ा भी दिक्कत रहेगा तो जरूर बोलिए, मैं उसको समझाना चाहूंगा दोबारा। हाँ, कई बार क्या होता है ना कि वो ऑब्जर्व्ड कलर नहीं देगा, आपको रिलीज्ड कलर देगा। तो रिलीज कलर के केस में पहले आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील से लेमडा AB का ऑर्डर लिखना होगा, लेमडा AB लिखना होगा कि उसका कौन सा कलर की बात कर रहा है वो। जैसे उसके लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मैच द फॉलोइंग करने के लिए बोला है कि मैच द फॉलोइंग कीजिए, लेकिन पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। पिछला क्वेश्चन लिखा होता है वेवलेंथ ऑब्जर्व्ड, और इसमें लिखा हुआ कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिया है। तो इसमें क्या करना होता है कि पहले आप उसका कलर व्हील से निकाल लीजिए कि ऑब्जर्व्ड कौन हुआ होगा। जैसे वायलेट है तो वायलेट का जो ऑब्जर्व्ड कलर होगा वो कौन सा कलर होगा, येलो कलर, सीधे उल्टा वाला, सीधे रिवर्स वाला। वायलेट ब्लू के लिए क्या लिखेंगे, येलो ऑरेंज। कई बार सब मिक्सचर में देगा ना तो उसके जस्ट अपोजिट वाला मिक्सचर वाला कंसीडर कीजिएगा। जैसे वायलेट ब्लू दिया है तो वायलेट ब्लू का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा उसको क्या लिखेंगे आप, वायलेट ब्लू के जस्ट अपोजिट में कौन है, येलो ऑरेंज, तो येलो ऑरेंज लिखेंगे आप। आई थिंक मैं आप क्लियर होंगे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ।
तो कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस जो दिखाई दिया है पहले उसको कन्वर्ट कर लीजिए, किसमें कन्वर्ट कर लीजिए, कौन सा ऑब्जॉर्ब्ड कलर रहा होगा। तो वायलेट के लिए येलो, वायलेट ब्लू के लिए येलो ऑरेंज, इसके लिए ऑरेंज, इसके लिए रेड। ये काम पहले आपने कर लिया, बाकी आपको पता है En का होल थ्राइस, En का होल ट्वाइस, H2O का होल ट्वाइस, En H2O का होल 4, H2O का होल 6। जैसे जैसे H2O बढ़ रहा है वैसे वैसे En का वैल्यू घट रहा है, और En का वैल्यू घट रहा है मतलब लिगेंड का स्ट्रेंथ घट रहा है, लिगेंड का स्ट्रेंथ घट रहा है मतलब डेल्टा घट रहा है। तो डेल्टा सब ज्यादा किसमें होगा, 1 में, देन 2 में, देन 3 में, देन 4 में। ये हो गया डेल्टा का ऑर्डर। लेमडा एबी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सीधे रिवर्स। और लेमडा एबी के अकॉर्डिंगली आप इनको अरेंज कर सकते हैं कि येलो कहाँ जाएगा, येलो ऑरेंज कहाँ जाएगा, ऑरेंज कहाँ जाएगा, रेड कहाँ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग 1 2 3 4 आप अरेंज कर सकते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ दोस्तों? यस सर। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है और बहुत आसानी से सब किया जा सकता है। अगर आपको एक बार पता है तो, नहीं पता रहेगा तो गलती कर सकते हैं आप। ऐसा क्वेश्चन आने की चांसेस काफी ज्यादा होती है। ऑल्दो ये TWT है तो क्वेश्चन आने की चांसेस इसमें थोड़ी कम होगी ऐसे वाला, लेकिन पेपर में तो आता है, तो ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे काफी अच्छा पूछता है, बोलता है कलर ऑफ लाइट, ये वाला क्वेश्चन पूछा है कि कलर ऑफ लाइट कौन सा ऑब्जॉर्ब करेगा। थोड़ा ध्यान, ऑब्जॉर्ब वाला पूछा है, कलर लाइट का कलर नहीं पूछा है, ऑब्जॉर्ब वाला कलर पूछा है। तो कॉपर सल्फेट का कलर बचपन से पता होता है कि इसको ब्लू विट्रियोल बोलते हैं, तो कलर में तो ब्लू होता है, लेकिन वो नहीं पूछा है। क्या पूछा है उन लोगों ने, कौन सा कलर वो ऑब्जॉर्ब करेगा। उसका आंसर वो ही बच्चा कर पाएगा जिसको वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील पता है। तो जो ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट का, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन होता है, ऑरेंज या ऑरेंज रेड। वहां से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ऑरेंज ऑरेंज रेड दोनों में से कोई भी दे रखा होगा तो उसका आंसर वही होगा। देखिएगा यहाँ पर ब्लू है और यहाँ पे ऑरेंज है, तो ब्लू का ऑरेंज या ऑरेंज रेड, थोड़ा ध्यान रहे। ये क्वेश्चन शायद से PYQ का है। आगे आइएगा। एक बात और भी है, कई बार बोलता है कि ज्यादा कलर डेंस कहाँ होगा, ज्यादा कलर इंटेंस कहाँ होगा, कहाँ पे कलर की डार्कनेस ज्यादा होगी। देखते हैं क्या कहना चाहता है वो। आप बोलता है कि हम लोग अभी भी पढ़ के आ रहे हैं कि डेल्टा SP जो होता है वो डेल्टा O से ज्यादा, और डेल्टा O जो होता है वो डेल्टा T से ज्यादा। डिफरेंस जितना बड़ा होगा, डिफरेंस जितना बड़ा होगा, ऐसा कह सकते हैं, डिफरेंस जितना बड़ा होगा फोटोन का एनर्जी उतना ज्यादा होगा, ऐसा भी कह सकते हैं। ऐसा कह सकते हैं, डिफरेंस जितना बड़ा होगा फोटोन की एनर्जी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, वेवलेंथ कम। कैसी बात कही जा सकती है दोस्तों? फिर से रिपीट कर रहा हूं, डेल्टा SP सबसे बड़ा होता है, डेल्टा O उससे छोटा होता है, डेल्टा T सबसे छोटा होता है। सेम सेंट्रल मेटल, सेम लिगेंड, लेकिन अलग अलग कॉम्प्लेक्स। बोलेगा कलर में डार्कनेस ज्यादा कहाँ होगी, डेल्टा T में या डेल्टा SP में। तो डेल्टा T वाले केस में डेल्टा का वैल्यू कम, और डेल्टा का वैल्यू कम तो लिगेंड की जो ट्रांजिशन होगी, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आसानी से ट्रांजिट कर सकता है। जितने आसानी से ट्रांजिट करेगा उतना आसानी से वापस लौट करके आएगा, जितने वापस लौट करके आएगा उतना इंटेंस होगा कलर में। क्या मैं ऐसी बातें कह सकता हूँ, या उतना डार्क होगा कलर में? क्या ऐसी बातें कही जा सकती है दोस्तों? यस सर। जैसे क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे भी दिया है, COCl। हाँ बोलो, कुछ कहना चाह रहे चेंज हुआ तो कलर चेंज होगा ना, इंटेंसिटी क्यों चेंज होगा? हो? इंटेंसिटी कलर में चेंज मतलब कहने का अर्थ लिगेंड भी सेम, सेंट्रल लिगेंड भी सेम, सेंट्रल मेटल भी सेम, लिगेंड भी सेम, सेंट्रल मेटल भी सेम, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स अलग अलग। कलर में तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो कलर जैसे कि एक होता है इंटेंस ब्लू, एक लाइट, जो से लाइट पिंक इज जस्ट लाइक कलरलेस, हमें दिखाई नहीं, हमें लगता नहीं है कि कैसा कलर है। तो एक हो गया ब्लू, एक हो गया लाइट पिंक, तो लाइट पिंक इज जस्ट लाइक कलरलेस, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन लैम्डा चेंज होगा ना, उसकी वजह से कलर चेंज होगा ना, इंटेंसिटी कैसे अफेक्ट होगा? इंटेंसिटी मतलब कोई चीज, जैसे कोई लाइट कलर, जैसे कैसे बोलूं मैं, लाइट पिंक बोलूं और ब्लू बोलूं, बोलो कौन कलरलेस है, कौन ज्यादा डेंस है कलर में? ब्लू। ब्लू कलर। लाइट पिंक का मतलब कई बार अगर उसका किया फिनोक्सिलिन का अगर टेस्ट का इंडिकेटर वाला हम यूज करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कलरलेस हो गया है, ऐसा कहना चाहता है वो। ऐसा कहना चाहता है कि जनरली स्क्वायर, जैसे कोई चीज अगर जनरली स्क्वायर कलर कॉम्प्लेक्स जनरली जो होगा वो कलरलेस होगा। क्यों कलरलेस होगा? वही बात है कि उसमें स्प्लिटिंग ज्यादा होगा, स्प्लिटिंग ज्यादा होगा तो डेल्टा वैल्यू ज्यादा होगा, डेल्टा वैल्यू ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन जंप करके वहां जाएगा ही नहीं, और जाएगा ही नहीं तो लौट के नहीं आएगा, लौट के नहीं आएगा जनरली वो कैसा होगा, कलरलेस। ऐसा कह सकते हैं, यस सर। कह सकते हैं। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होता है जनरली मोर इंटेंस होती है, मतलब मोर इंटेंस का मतलब अगर सेंस करना चाहें तो ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई चीज ज्यादा दिखाई देती है, कुछ कम दिखाई देती, सब बोल सकते हैं। और क्या मतलब, जिसमें ज्यादा ट्रांजिशन होगा, जिसमें एनर्जी गैप कम होगा उसमें ट्रांजिशन ज्यादा होगा, ट्रांजिशन ज्यादा होगा तो लौट के ज्यादा आएगा, ज्यादा लौट के आएगा तो ज्यादा फोटोन मिलेगा, ज्यादा फोटोन मिलेगा तो ज्यादा इंटेंस होगा, ऐसा कहना चाह रहा था मैं। और जहां में डिफरेंस ज्यादा होगा वहां पे लौटना और जाना, ऊपर जाना ही मुश्किल हो जाएगा, तो लौट के नहीं आएगा, लौट के नहीं आएगा तो वो चीज जनरली कलरलेस होगी। सर लेकिन फिर भी कलर चेंज ही होना चाहिए ना, क्योंकि हाँ तो एक कलर, एक मैं कहूँ कि एक कलरलेस है दूसरा कलरफुल है, तो कलरलेस का रीजन क्या होगा, उसमें डेल्टा का वैल्यू ज्यादा होगा, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ
कलर तो अलग अलग होगी, कलर तो हो सकता है कलरलेस रहे दूसरा कलर्ड रहे, तो काफी अच्छी बात है। वो कब हो सकती है, पूछा जाए कि जनरली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस कलरलेस होगा कि जनरली टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कलरलेस होगा, तो आंसर क्या होगा? ये कलरलेस, कलरलेस पूछा मैंने। हाँ तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के केस में स्प्लिटिंग ज्यादा, डेल्टा ज्यादा, डेल्टा ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं तो लौट के नहीं आएगा, लौट के नहीं आएगा तो फोटोन इमिट नहीं होगा, फोटोन इमिट नहीं होगा तो उसका कोई कलर नहीं होगा। क्या मैं इसी बातें कह सकता हूँ? हाँ और टेट्राहेड्रल केस में क्या होगा, डिफरेंस कम है, डिफरेंस कम है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ऊपर जाएगा, विजुअल लाइट से एनर्जी लेगा ऊपर चला जाएगा, लौट के आएगा, फोटोन इमिट करेगा, फोटोन का कुछ ना कुछ कलर होगा। तो कलर कलरलेस की बात करेंगे अपन, तो कलरफुल कौन होगा? टेट्राहेड्रल। कलरलेस कौन होगा? स्क्वायर प्लेनर। अगर हम लाइट और डेंस की बात करेंगे तो कौन होगा? टेट्राहेड्रल वाला कैसा होगा? डेंस। और Dense. टेट्रा स्क्वायर प्लेनर वाला कैसा होगा? लाइट। ऐसा कह सकते हैं, ठीक कहना चाह रहा था मैं। आगे आते हैं। हाँ, अब आते हैं कुछ आयंस के कलर के बारे में बात करता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो कंपाउंड होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशंस में कलर्ड होते हैं। कब कब कलर्ड होते हैं, कब कब कलर्ड नहीं होते हैं, कलर्ड होते हैं तो उसका रीजन क्या होता है? अभी तक जो भी हम बातें कर रहे हैं ये सारी बातें डीडी ट्रांजिशन के बारे में चल रही है, अभी भी हम डीडी ट्रांजिशन के बारे में बात कर रहे हैं। ऊपर में हमने दो सब हेडिंग दिए थे, डीडी ट्रांजिशन एंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। अभी सारी बातें हमारे डीडी ट्रांजिशन से रिलेटेड ही है। अब आता है, बोलता है डीडी ट्रांजिशन में कब कब कलर होगा, कब कब कलर नहीं होगा। बोलता है डी जीरो है, अब डी जीरो है तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो जंप कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना जंप करने के लिए, तो वो तो पक्का ही कलरलेस होगा। डी टेन है, डी टेन है, सारा इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, दो इलेक्ट्रॉन एक साथ में जंप नहीं कर सकता है तो वो जंप ही नहीं करेगा, तो फोटोन कहां से इमिट होगा? एक स्पेशल केस है डी फाइव, वीक फील्ड लिगेंड हो और डी फाइव हो, वो भी कलरलेस होता है, उसमें भी डीडी ट्रांजिशन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है वो हम नीचे समझेंगे। हमने क्या बोला? डी जीरो हो, डी टेन हो, डी फाइव हो, डी फाइव और वीक फील्ड लिगेंड हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं हो, वीक फील्ड लिगेंड हो, तो वैसे केसेस में जो कॉम्प्लेक्सेज होती है वो कलरलेस होती है। डी वन टू नाइन हो, डी वन टू नाइन हो एक्सेप्ट डी फाइव वीक फील्ड लिगेंड का केस हो, तो वो कैसा होता है? कलर्ड होता है। As retransition is possible, retransition possible है from D2G to EG या from EG to D2G पॉसिबल है। तो पहला बात तो यही ध्यान रखिएगा, मुझे कौन कलर्ड है कौन कलर्ड नहीं है। तो डी जीरो हो, डी टेन हो, लेकिन दिस इज नॉट एन हार्ड एंड फास्ट रूल। अगर नीचे में जाके देखेंगे डी जीरो वाले कलर्ड भी होते हैं, बट उनका रीजन डीडी ट्रांजिशन नहीं होता है, उनका रीजन सीटीएस होता है। ये सीटीएस क्या होता है 2 मिनट के बाद देखेंगे। लेकिन D10 कॉन्फ़िगरेशन हो, D5 कॉन्फ़िगरेशन हो, वीक फील्ड लिगेंड हो, तो वो कलरलेस होता है। डी जीरो वाला कलर्ड हो सकते हैं बट उसका रीजन डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा, उसका रीजन सीटीएस होगा। हम 2 मिनट के बाद देखेंगे। अब यहाँ पे जैसे 2 एग्जांपल लिए हैं, FeF6 3- एंड COF6 3-, दोनों के बारे में देखते हैं। बोलता है कौन कलर्ड होगा कौन कलर्ड नहीं होगा। बहुत अच्छे से इस कंक्लूजन का यूज कीजिएगा। FeF6 3- मतलब क्या हो जाएगा? Fe पे 3+, और Fe पे 3+ का मतलब क्या हो जाएगा? 3d6 4s2, 4s2 चला गया, 3d6 में से एक चला गया, कितना बचेगा? 3d5। और F- है, F- एक वीक लिगेंड होता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, और वीक लिगेंड है तो 3 और 2 उनको वो पेयरिंग, उनको वो ऊपर नहीं ले जा पाता है। ऊपर नहीं ले जाने की वजह से फोटोन इमिट नहीं होता है, और फोटोन का लिमिट नहीं हुआ तो कोई कलर नहीं होगा। यही अगर COF6 3- होता तो 3d7 4s2 होता, 4s2 जाता, 3d7 में से एक इलेक्ट्रॉन निकलता, 3d6 बचता, वो कलर्ड होगा। क्या ये बात आपको समझी है? क्या ये बात आपको समझी है? यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं MH2O का होल 6। बोला है कि अलग अलग कलर दे रखा है। बोलता है D1 to 9 होगा तो ब्लू होगा, D2 2 और 8 होगा, D1 और 9 होगा तो ब्लू होगा, D2 और 8 होगा तो ग्रीन होगा, D0 और 10 होगा तो कलरलेस होगा। 0 और 10 का तो बात हमें समझ में आता है कि सर कलरलेस होगा। D2 और 8 का थोड़ा सा कलर वाला थोड़ा ध्यान रखिएगा, कलर वाला क्वेश्चन पूछता है कई बार, तो उसके लिए यहाँ पे छोटा सा ट्रिक बोलता है कि अगर Fe पे चार्ज 2+ है, Ni पे चार्ज 2+ है तो ग्रीन कलर होगा। और उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक बनाया है, फेनी ग्रीन कलर, फेनी ग्रीन कलर, फेनी बोले तो Fe and Ni। फिर आता है, बोलता है Cu2+ एंड क्रोमियम 2+, इन दोनों का कलर कैसा होगा? ब्लू होगा। तो बोलता है ब्लू कुकर इन बाजार और मार्केट, ऐसा करके याद रखने के लिए बोलता है। फिर बोलता है Mn2+, CO2+ पिंक कलर होता है। तो एक दो बार ये सारा चीज जो कलर वाली बात है कि इसका ये कलर होता है उसका वो कलर होता है, हम लोग आगे चल के सॉल्ट एनालिसिस पढ़ेंगे, शायद इसी की बात का चैप्टर है वो। उस चैप्टर में अलग अलग एलिमेंट का, अलग अलग आयन का अपना अपना कलर होता है, थोड़ा ध्यान याद रहे तो अच्छी बात है। अब आता है D5 कॉन्फ़िगरेशन हो, सॉरी, अगर हम कहें कि D3 कॉन्फ़िगरेशन हो और वीक फील्ड लिगेंड हो, वीक फील्ड लिगेंड हो तो उस वाले में कैसा कैसा कलर हो सकता है। तो अभी हम बात किए थे कि वीक फील्ड लिगेंड रहेगा तो कोई कलर
जनरली वो कैसा होगा, कलरलेस होगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा। D6 कॉन्फ़िगरेशन Fe2+ है, Ni2+ है, इन सबका अपना अपना कलर होता है। अभी के लिए याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सब तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आगे चल के हमें जरूरत पड़ेगी। तो अभी तक हमने कंक्लूड क्या किया है कि D0 हो, D10 हो, D5 हो, वीक फील्ड लिगेंड हो तो कलरलेस होता है। D1 to 9 हो एक्सेप्ट D5 हो और वीक फील्ड लिगेंड हो तो वो कलर्ड होता है एक्सेप्ट D5 इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड। थोड़ा ध्यान रहे तो अच्छी बात है। और यहाँ तो कुछ नहीं है। अब आते हैं दूसरा वाला चीज। अभी तक हमने बात एक ही करी है, अब आते हैं अगर कंपाउंड के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं हो फिर भी वो कलर्ड है तो उनकी रीजन टीडी ट्रांजिशन तो नहीं हो सकती है। एज फॉर एग्जांपल पर मैग्नेट आयन, डाइक्रोमेट आयन, MnO4- Cr2O7 अगर आप ध्यान से देखें तो MnO4- में Mn पे ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +7, 4s2 3d5 सब चला गया फिर भी वो कलर्ड है। तो बोलता है कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें डीडी ट्रांजिशन हो रहा है या क्या हो रहा है। तो कहता है कि अगर कंपाउंड के पास में D0 कॉन्फ़िगरेशन हो फिर भी वो कलर्ड है तो उसका रीजन डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा, उसका रीजन चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम होगा। और एक क्वेश्चन इस पे होती ही होती है, तो थोड़ा ध्यान रहे कि कंपाउंड्स आर कलर्ड। अगर कंपाउंड के पास में D0 कॉन्फ़िगरेशन है फिर भी वो कलर्ड है, D10 कॉन्फ़िगरेशन है फिर भी वो कलर्ड है, तो उनकी एक अलग रीजन होगी। उसकी रीजन अपना क्या बोलते हैं, डी ट्रांजिशन नहीं होगी, CTS होगी, चांस ट्रांसफर स्पेक्ट्रम होगी। चांस ट्रांसफर स्पेक्ट्रा कितने टाइप की होती है, तो 3 टाइप की होती है, LMCT, MLCT, MMCT। 3 अलग अलग चीज है। आते हैं सबसे पहला लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है PYQ में और एक क्वेश्चन आने की चांसेस काफी ज्यादा होगी और यही पूछेंगे वो। अगर TWT की बात है, अगर मेंस की बात है तो यही पूछेंगे वो कि एक कंपाउंड कलर किस रीजन के वजह से है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है, लिगेंड से मेटल के पास, मेटल से लिगेंड के पास, मेटल से मेटल के पास में, ऐसे क्वेश्चन करके पूछेंगे वो। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, लिगेंड बोले तो अनायन, मेटल बोले तो कटायन। ये कहां होता है, D0, D10 या D5 अगर वीक फील्ड लिगेंड है और फिर भी वो कलर्ड है। ऐसे तो डीडी ट्रांजिशन की वजह से नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वो फिर भी वो कलर्ड है तो उसके पीछे का रीजन डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा, उसके पीछे का रीजन CTS होगा, चांस ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होगा। थोड़ा ध्यान रहे, जैसे यहाँ पर बोला है D0 कॉन्फ़िगरेशन है, Mn पे चार्ज है +7, क्रोमियम पे चार्ज है क्रोमियम पे चार्ज होगा +6, वेनेडियम पे चार्ज है +5 और D0 कॉन्फ़िगरेशन हो गया फिर भी वो कलर्ड है। जैसे एग्जांपल के लिए परमैग्नेट आयन का कलर कैसा है, पर्पल पिंक। क्रोमेट आयन इसका कलर कैसा है, येलो। वेनेडियम का एक आयन वो कैसा कलर में है, पेल येलो। बोलता है कि कलर कैसे हो गया, इनके पास में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है फिर भी वो कलर्ड है। तो बोलता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, तो होता क्या है, O2- है और मैग्नीज पे +7 है। मैग्नीज पे जेड इफेक्टिव काफी ज्यादा बढ़ गया, +7 चार्ज होने का मतलब क्या हो गया, जेड इफेक्टिव बहुत हाई होगा उसका। तो O2- के इलेक्ट्रॉन को अपने यहाँ वो पुल कर लेता है, पुल करने के वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाती है। O2- का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर मैग्नीज 2+ के वेकेंट ऑर्बिटल में जाके एंट्री करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कभी भी एक्साइटेड रह नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में लौट के जाता है और लौटते समय वो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, लौटते समय फोटोन इमिट करेगा, फोटोन का फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ कलर होगा और वही कलर हमें दिखाई देती है। तो पूछेगा आपसे कि परमैग्नेट आयन किस वजह से कलर्ड है, डीडी ट्रांजिशन की वजह से कलर्ड है या CTS की वजह से कलर्ड है, तो CTS की वजह से कलर्ड है। CTS के केस में इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर कहां से कहां होती है, तो अलग अलग जगह से हो सकते हैं, लिगेंड से मेटल के पास, मेटल से लिगेंड के पास, मेटल से मेटल के पास। तो परमैग्नेट आयन के केस में O2- से मैग्नीज के पास में इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन वापस लौट करके आता है, वापस लौट करके आएगा तो वो फ्रीक्वेंसी फोटोन इमिट करेगा, उसका फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ कलर होगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो अगर D0 कॉन्फ़िगरेशन हो फिर भी वो कलर हो तो उसका रीजन होता है LMCT, और LMCT में लिगेंड से मेटल के पास में इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होती है और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से वापस वो लौट करके आता है, उसकी वजह से फोटोन इमिट होती है, फोटोन का फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ कलर होगा। क्या आप समझ पाए हैं, क्या आप समझ पाए हैं? यस यस सर। अगला नंबर पे आता है D5 हो, वीक फील्ड लिगेंड हो। जनरली कैसा होना चाहिए, जनरल ध्यान रखना, D5 कॉन्फ़िगरेशन हो और वीक फील्ड लिगेंड हो तो वो कलर्ड नहीं होनी चाहिए थी, और कलर्ड अगर है तो उसका रीजन डीडी ट्रांजिशन नहीं है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है LMCT या CTS, कॉमनली कॉल्ड एज CTS एंड अलग अलग कहते हैं। तो MnO4- में LMCT होता है, CrO4- में LMCT होता है, VO4- में LMCT होता है। अब आते हैं D5 वाले केस। बोलता है FeF6- कलरलेस है। बोलता है कलरलेस क्यों है भाई, बताओ कलरलेस क्यों है। तो FeF6- के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है फिर भी वो कलरलेस है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है उसके पास में 3 और 2, कलरलेस क्यों है सर वो, तो बोलता है कि अगर Fe3+ लिखा हुआ है और F- है अपने पास में, तो F- अगर इलेक्ट्रॉन उसको दे देता है तो Fe2+ में कन्वर्ट कर जाता है वो। क्या ऐसी बातें कह सकता हूं,
अगर Fe3+ था, Fe3+ का मतलब क्या हो जाएगा 4:3D5। क्या मैं सही कर रहा हूँ दोस्तों? यस वैसे ही FeH2O का होल 6 3+, फिर से वही बात है, Fe3+ है, Fe3+ का मतलब 3D5 है, 3D5 है तो कलर्ड होना चाहिए था, कलर्ड होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? कलर्ड तो है, इस केस में वो कलर्ड है, बट उसका रीजन डी ट्रांजिशन नहीं है, उसका रीजन क्या है? चार्ज लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। H2O के पास में लोन पेयर है और Fe पे चार्ज 3+ होने की वजह से जेड इफेक्टिव ज्यादा है, तो H2O के लोन पेयर को अपने यहाँ वो बुलाएगा, लेकिन बुला के क्या वो रह जाएगा? रहेगा नहीं, वापस वो लौट के जाएगा, वापस लौट के जाएगा। तो इस फिनोमेना को कहते हैं लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, जिसमें लिगेंड से मेटल के पास में इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हुई है। ये 4 अलग अलग एग्जांपल दिए हुए हैं। कलर याद रखना जरूरी नहीं है, बट ये ध्यान रखिएगा कि अगर सामने वाले के पास में D5 कॉन्फ़िगरेशन हो और वीक फील्ड लिगेंड हो, फिर भी वो कलर्ड है, तो उसका रीजन डी ट्रांजिशन नहीं, उसका रीजन LMCT होता है। ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा। यस सर। उसी तरीके से D10 कॉन्फ़िगरेशन वाला भी अगर है, एक्चुअली जो कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं, होता 3 टाइप का है, LMCT, MLCT और MMCT। लेकिन अभी तक के जो कॉम्प्लेक्सेस कलर की बात करेंगे तो वो LMCT से एक्सप्लेन हो जाती है, हमें MLCT और MMCT की जरूरत अभी नहीं पड़ती है, बट लास्ट में जब मिसलिनियस लिखते हैं तो हम लोग लिखते भी हैं उसके बारे में। अभी के लिए मुझे LMCT से रिलेटेड बात करना है। तो अगर कंपाउंड के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो कलर्ड है, तो उसका रीजन होगा एक्सेप्ट D5 इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड, उसका रीजन होगा डी ट्रांजिशन। लेकिन अगर उसके पास में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है फिर भी वो कलर्ड है, तो उसका रीजन होगा LMCT, या कह सकते हैं CTS, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। पहले बोलते थे कि आउट ऑफ सिलेबस है, इसी चीज को बोलते थे आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन एक बार पेपर में JEE मेंस में पूछ दिया, फिर बोलता है इन सिलेबस है। पहले ये BSc के सिलेबस में हुआ करता था, बोलते थे कि अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट पेपर में पूछा है इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। लाइकवाइज D10 वाला भी अगर कॉन्फ़िगरेशन वाला स्टेबल है, अगर कलर्ड है, तो बोलेगा उसका भी रीजन क्या हो जाता है? CTS, लिगेंड से मेटल के पास में इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होती है, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर करने की वजह से वापस लौट के आता है, तो फोटोन इमिट होगा, उसका फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ कलर होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ पाई है? क्या आपको ये बात समझ में आ पाई है? आगे बढ़े तो पूछा जाएगा कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स को कौन एक्सप्लेन कर पाया है, VBT या CFT? तो आंसर क्या होगा? बोलो, क्या आंसर होगा? CFT। और CFT में कितने टाइप का, कितने वजह से वो कलर्ड होता है? तो 2 वजह से, डी ट्रांजिशन एंड CTS। थोड़ा ध्यान रहे। अब आते हैं तीसरी बात। तीसरा भी, एक क्वेश्चन स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स से ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है, एक क्वेश्चन कलर से ना हो ही नहीं सकता है, CFT से 2-3 क्वेश्चन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो प्लीज वर्क फॉर इट। हम लोग वर्क कर रहे हैं, उसी चीज के लिए वर्क कर रहे हैं कि चीजों को थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया जाए। देखता हूं मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए। अब आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्सेस दे देंगे, बोलेंगे स्टेबिलिटी डिसाइड करो, किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, किसका स्टेबिलिटी कम होगा। बात करता हूं मैं, एक बस पानी पी लेता हूँ। क्वेश्चन को पूछने का 2 तरीका होता है। कई बार आपको कॉम्प्लेक्स दे देगा और बोलेगा उसका KF का वैल्यू इतना है, तो बताओ किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, KF दे रखा है मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट दे रखा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? अगर कोई रिएक्शन लिख के दे देगा, KF दे दे, KF बोले तो रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट, अगर वो ज्यादा होगा तो कॉम्प्लेक्स ज्यादा बनेगी, कॉम्प्लेक्स ज्यादा बनेगी तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो वही हमारा ऑर्डर अरेंज करके ले आएगा। लेकिन समस्या क्या है, K का वैल्यू वो लोग देते नहीं है, वो बोलते हैं कॉम्प्लेक्सेस का नाम दे देंगे और बोलेंगे कि बताओ उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। बड़ा सिंपल सा एक रूल कहता है, जो नीचे में कहता है, यहाँ पर कंक्लूजन ऑफ द स्टेटमेंट बोलता है कि अगर कोई सेंट्रल मेटल आयन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर सेंट्रल मेटल आयन का बिल्कुल सेम है, लिगेंड्स अलग अलग प्रेजेंट हैं, तो स्टेबिलिटी के लिए करना क्या है, पहले वो हम देखते हैं, कंक्लूजन देखते हैं, फिर हम उस क्वेश्चन पे आ जाएंगे कि क्वेश्चन कैसे कैसे सोल्व करते हैं सर। तो सबसे पहला बात कि हम जानते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड जो होता है वो चिलेटिंग लिगेंड नहीं, वो नॉन चिलेटिंग लिगेंड होती है। जहां भी चिलेशन होता है उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। लेकिन कहता है क्या सारे मोनोडेंटेट लिगेंड्स का स्टेबिलिटी कम होगा बाइडेंटेट लिगेंड से? तो ऐसा नहीं है। अगर लिगेंड के पास में कार्बन एज ए डोनर एटम प्रेजेंट होता है तो लिगेंड काफी स्ट्रॉन्ग लिगेंड मानी जाती है, एज लाइक साइनाइड, एज लाइक साइनो एंड एज लाइक कार्बोनिल्स, तो वो काफी स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाती है। सबसे पहला साइनाइड एंड CO एज ए कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा, इस बात का पहले ध्यान रखना है। फिर देखना है चिलेशन, मतलब बाइडेंटेट है कि मोनोडेंटेट है।
जितना ज्यादा डेंटेट होगा उतना ज्यादा रिंग बनाएगा, जितना ज्यादा रिंग बनाएगा उतना उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो पहले देखना है मोनोडेंटेट लिगेंड में साइनाइड एंड सीओ, उसमें भी सीओ तब साइनाइड, फिर देखना है चिलेशन, फिर देखना है लिगेंड का स्ट्रेंथ, लिगेंड का स्ट्रेंथ कैसा है, उसके लिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ऑर्डर मुझे याद रहना चाहिए। ये है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स देखने का तरीका। क्या दिक्कत है समझने में कुछ भी? क्या हम क्वेश्चन एग्जांपल देखें? एग्जांपल देखते हैं। हाँ कुछ बोलना चाह रहा है कोई तो? सर एक बार फिर से बताएंगे। फिर से हमने क्या कहा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स निकालने के दो तरीके, या तो केएफ देगा, केएफ का वैल्यू ज्यादा तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स ज्यादा। यहाँ तक ओके है तो बोलो ओके, आगे बढ़ते हैं। यस सर। हाँ अब आते हैं, नहीं दिया केएफ का वैल्यू सर, अब कॉम्प्लेक्सेस का स्टेबिलिटी बताना है, कैसे बताएंगे सर? हमने कहा सबसे पहले अगर कोऑर्डिनेशन नंबर सेम, सेंट्रल मेटल सेम, लिगेंड्स डिफरेंट, तो कैसे डिसाइड करना होगा सर? कैसे डिसाइड करना होगा? तो सबसे पहले डिसाइड करने का तरीका होगा मोनोडेंटेट लिगेंड हो जैसे साइनाइड एंड सीओ, तो उस केस में उसकी स्टेबिलिटी सबसे मैक्सिमम होगी। बोलो सर ओके। यस सर। उसके बाद क्या देखेंगे? साइनाइड में नहीं, अगर बाइडेंटेट है, ट्राइडेंटेट है तो चिलेशन देखेंगे, जितना ज्यादा रिंग बनाएगा उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। बोलो सर ओके। सर मतलब डेंसिटी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी, तो नंबर ऑफ रिंग ज्यादा होगा, और नंबर ऑफ रिंग ज्यादा, जैसे हमने पढ़ा था जितना रिंग होता है, जितना डेंसिटी होता है उसे कम रिंग, एक रिंग कम रिंग बनाता है, ऐसा पढ़ा था हमने। नंबर ऑफ रिंग्स इज इक्वल टू डेंसिटी -1। यस। हाँ नंबर ऑफ रिंग ज्यादा तो डेंसिटी ज्यादा तो नंबर ऑफ रिंग ज्यादा, नंबर ऑफ रिंग ज्यादा तो चिलेशन ज्यादा, चिलेशन ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस। लेकिन अगर दोनों ही बाइडेंटेट लिगेंड है तो कैसे तय करेंगे सर? दोनों में से जिसकी स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड ज्यादा होगी उस सीरीज के अकॉर्डिंग उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। क्या मैं ओके हूँ? यस सर। चलो अब आते हैं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे बोलता सर है यहाँ पर एम्बिडेंटेड लिगेंड्स हो गए तो एम्बिडेंटेट लिगेंड्स भी, एम्बिडेंटेट लिगेंड कैसे होते हैं? मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड होंगे तो उसका स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, नहीं ओके। क्या? आते मतलब हैं NO2 और ONO उसमें कैसे तो देखेंगे स्टेबिलिटी? तो स्टेबिलिटी देखा होगा, वो ऑर्डर देखा होगा ना, ऑर्डर में कहीं अगर पढ़ता होगा तो वो क्वेश्चन के फॉर्म में रहेगा, ऑर्डर में होना चाहिए। वो हम SCN और NCS दोनों नहीं है क्या? आई बबादी सनी क्लास से पर ओ होक्जेलेटो नाश्ता नोड़ता हुआ NCS नहीं है, NCS और SCN है तो एम्बिडेंटेट लिगेंड। तो NCS ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, SCN कम स्ट्रॉन्गर है, तो NCS वाला लिगेंड स्ट्रॉन्गर होगा, और स्ट्रॉन्गर होगा तो उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। क्या मैं क्लियर हूँ? ओके। अब आते हैं यहाँ पर, पूछा NiCl का होल फॉर 2 एंड PDCl का होल फॉर 2 माइनस PTCl का होल फॉर 2 बताओ सेंट्रल मेटल ही चेंज कर गया है, सेंट्रल मेटल ही चेंज कर जाएगा तो इसका स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगा? डेल्टा पे। डेल्टा जितना ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। क्या मैं ऐसी बातें कर सकता हूँ? बोलो है ना। अभी जो देखा उसमें सेंट्रल मेटल सेम था, सेंट्रल मेटल और कोऑर्डिनेशन नंबर सेम था। अगर सेंट्रल मेटल ही चेंज कर जाए तो किस पे डिपेंड करेगा? डेल्टा पे डिपेंड कर सकता है। डेल्टा ज्यादा होगा तो उसका CFEC भी ज्यादा होगा, CFEC भी ज्यादा होगा तो उसका स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगा। क्या ऐसी बात कही जा सकती है? बोलते नहीं हो यार, बोलो ना, हाँ ना कुछ तो। यस सर। तो NiCl का होल फॉर 2 माइनस PDCl होल फॉर 2 माइनस PTCl होल फॉर 2 माइनस। सर सेंट्रल मेटल ही चेंज कर गया है, लिगेंड सेम है सर, 3D से 4D पे, 4D से 5D पर जा रहे हैं। जेड इफेक्टिव का वैल्यू बढ़ेगा, डेल्टा का वैल्यू बढ़ेगा, CFAC का वैल्यू बढ़ेगा। CFAC मतलब क्या होता है? एनर्जी रिलीज होना। इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, इन सिस्टम की एनर्जी कम और स्टेबिलिटी ज्यादा, तो PTCl होल फॉर 2 माइनस का स्टेबिलिटी भी ज्यादा और डेल्टा वैल्यू भी ज्यादा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? मुझे लगता है मैं सही बोल रहा हूँ। आते हैं FeCl का होल 6 3 माइनस एंड FeCl का होल 6 4 माइनस। समझ सकते हैं, सेंट्रल मेटल भी सेम है, लिगेंड भी सेम है, चार्ज दोनों पे अलग अलग है। एक पे चार्ज होगा +3 और एक पे चार्ज आएगा +2। ऑब्वियस सी बात है, +3 वाला का जेड इफेक्टिव ज्यादा, और जेड इफेक्टिव ज्यादा तो डेल्टा वैल्यू ज्यादा, और डेल्टा वैल्यू ज्यादा तो CFAC ज्यादा, और CFE ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। क्या ऐसी बात कही जा सकती है? नहीं बोलोगे? बोल तो दो यार। अब आते हैं, एक और एग्जांपल है, NiEn का होल 3 2+ और NiNH3 का होल 6 2+। दोनों को देखिए अच्छे से, सेंट्रल मेटल सेम, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम। अब लिगेंड है अलग अलग। बताओ EN का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा कि NH3 जाएगा तब ज्यादा स्टेबिलिटी होगा? EN कैसा है? बाइडेंटेट, और वो कॉमन डोनर एटम उसमें नहीं है, तो ज्यादा स्टेबिलिटी किसका होगा? EN वाले का होगा, क्योंकि वो चिलेशन करेगा और NH3 चिलेशन नहीं करेगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? नहीं क्या? यस सर। अगला नंबर पे FeCN का होल 6 4 माइनस, FeC2O4 का होल 3 4 माइनस। दोनों को अच्छे से देखते हैं, एक में CN है, एक में C2O4 है। अभी बताया था मैंने कि साइनाइड और C2O4 में साइनाइड जो है, ध्यान रहे, वो मोनोडेंटेट लिगेंड है, लेकिन नॉर्मल मोनोडेंटेट लिगेंड नहीं है, वो कनाडा है। वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सेकंड मोस्ट पे पड़ता है, जिसकी वजह से उसका स्टेबिलिटी चिलेशन से भी ज्यादा होता है।
तो CN वाला जो होगा वो C2O4 ज्यादा स्टेबल होगा। नहीं तो दिमाग में चल सकता है, गलती होने की चांसेस हो सकती है। जैसे CN तो एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, C2O4 एक बाइडेंटेट लिगेंड है, वो चिलेशन करता है, सैचुरेशन नहीं करता, तो उसका स्टेबिलिटी कम होना चाहिए, C2O4 का स्टेबिलिटी ज्यादा होना चाहिए। बट ज्यादा होगा किसका? CN का, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर अभी हम लिख चुके हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ दोस्तों? सर बोलो, कुछ बोलना चाह रहा है कोई तो। डेल्टा कम कैसे हुआ? किसका डेल्टा कम हुआ? ये FECN उसका। नहीं होगा, डेल्टा ज्यादा होगा, डेल्टा ज्यादा होगा, डेल्टा ज्यादा होगा उसका। मतलब इधर से इधर की तरफ कह रहा है, ज्यादा हाँ नहीं, मतलब सही तो बोल रहा है, सही तो बोल रहा है। CN का डेल्टा कम ही ना। नहीं, कम कैसे? CN स्ट्रॉन्गर लिगेंड है ना C2O4 से। हाँ CN स्ट्रॉन्गर लिगेंड है, स्ट्रॉन्गर लिगेंड में डेल्टा ज्यादा होता है, डेल्टा कम होता है। कम कम। हाँ, क्या बोल रहे हैं? CN स्ट्रॉन्गर लिगेंड में डेल्टा ज्यादा ना, अच्छा हाँ, और CN से जा रहा है C2O4 पे, तो क्या होगा? डेल्टा का वैल्यू कम नहीं होगी? होगी। डेल्टा का वैल्यू कम होगी। हाँ, चिलेशन अगर पूछा जाएगा, चिलेशन ज्यादा किसमें होगा, तो CN में चिलेशन थोड़ी होता है, C2O4 में चिलेशन होता है। बट हाँ चिलेशन तो मोर डोमिनेटिंग होगा, या कार्बोनेजेड डोनर एटम मोर डोमिनेटिंग होगा? अभी नहीं, भी ऑर्डर लिखा था मैंने, कार्बोनेजेड डोनर एटम मोर डोमिनेटिंग होगा, तो CN6 वाले का स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्या मैं क्लियर हूँ? यस सर। आते हैं एक स्टेबिलिटी एग्जांपल में, हमने हालांकि हम लोग लिख चुके हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर। हालांकि कुछ कुछ जो होते हैं काफी इंपॉर्टेंट वाले होते हैं, वो यहाँ पे लिस्ट लिखा हुआ है। हमने देखा भी, आई प्रवादी सन्नी क्लास से परार ओ ऑक्सिलेटो पानी नाश्ता उड़ता हुआ अमोनिया के साथ नॉर्थ कनाडा एंड कोलंबो। जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है इसकी, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन बोलता है EN और C2O4 में, बोलता है EN के पास में रिंग एक है और एक रिंग दोनों के पास में, EN के पास में भी है, C2O4 भी एक रिंग बनाता है और EN भी एक रिंग बनाता है, लेकिन EN का डेल्टा वैल्यू ज्यादा होता है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ऐसा बात बोलना चाह रहा है। EDTA4 माइनस के केस में 5 रिंग बनता है, ऐसा क्यों बोलना चाह रहा है? उसके पीछे एक रीजन है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि अगर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज होती है, तो जो लिगेंड जितना ज्यादा रिंग बनाएगा, जितने ज्यादा मेंबर का रिंग बनाएगा, उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। एग्जाम्पल क्या है वो देखते हैं। ACAC और C2O4, अगर इन दोनों को देखा जाए तो बोलता है कि ACAC का होल थ्राइस वाले का स्टेबिलिटी C2O4 वाले से ज्यादा होता है। दोनों ही बाइडेंटेट लिगेंड हैं, दोनों ही बाइडेंटेट लिगेंड है, लेकिन ACAC वाला केस में जो नंबर ऑफ रिंग बनेगा, नंबर ऑफ एटम्स इन द रिंग होगा, वो 6 मेंबर का होगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? ACAC याद है अपन को? एक बार मैं सच मांगना चाहूंगा। C था, O था, यहाँ पे CH था, यहाँ पे C था, C डबल बॉन्ड, हाँ C, और O था, और यहाँ पे CH3 था। अगर देखा जाए कि कितने मेंबर का रिंग बनेगा, तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी? अगर ACAC वाला में देखें और C2O4 वाले में देखें, तो ACAC वाले में कितने मेंबर की रिंग बनेगी? 1 2 3, और यहाँ पे क्या था? हाँ, एक OH था, सॉरी, एक नहीं, बस डबल बॉन्ड था, एक बस O माइनस था ना। एक ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड और CH और C के बीच में एक डबल बॉन्ड। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड था शायद से, यहाँ से उठ कर करके H यहाँ से उठ के वहां गया है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती थी माइनस है दूसरी ऑक्सीजन के पास, शायद हुआ था, ऐसे था कुछ, तो रेजोनेंस कराए थे, इसको यहाँ से यहाँ, इसको यहाँ से यहाँ ले गए थे, ऐसा कुछ किया था ना। हाँ सर, बराबर। लेकिन मुझे बस एक बात समझनी है इसमें कि नंबर ऑफ रिंग्स C2O4 में तो 5 मेंबर का रिंग बनेगा, ACAC में 5 मेंबर की रिंग, 6 मेंबर की रिंग कैसे हुई? 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग हुई। बाइडेंटेट। अच्छा, मेटल है, सेंट्रल मेटल और सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल भी तो है ना बीच में, तो इसमें कितना नंबर की रिंग बनेगी? 6 मेंबर की रिंग बनेगी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज होती है, तो ACAC वाला का होल थ्राइस वाले का स्टेबिलिटी C2O4 के होल थ्राइस वाले से ज्यादा होता है। थोड़ा ध्यान रहे तो अच्छी बात रहेगी, क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए एक और क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर, बोलता है कि इन दोनों में से मोर स्टेबल कौन सा होगा? NiEN का होल थ्राइस एंड NiDMG का होल ट्वाइस, मोर स्टेबल कौन होगा? दे दीजिएगा आराम से। तब आता है DMG वाला, थोड़ा सा फेमस क्वेश्चन रहता है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट रहे, थोड़ा ध्यान ही रख लेंगे आप। DMG का होल ट्वाइस और EN का होल ट्वाइस, ज्यादा स्टेबल कौन होगा? EN कितना रिंग बनाएगा? EN का होल ट्वाइस है तो 2 रिंग बनाएगा। DMG का होल ट्वाइस है, DMG कितने मेंबर का रिंग बनाता है और कितना रिंग बनाएगा? DMG को अगर लिख देखा जाए तो DMG याद है, रोजी रेड प्रेसिपिटेट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से 4 रिंग बनाता था, कुछ ध्यान में है?
दोनों ही बाइडेंटेट लिगेंड है, दोनों ही बाइडेंटेट लिगेंड हैं, EMB और DMG भी। लेकिन DMG कितना रिंग बनाता था? 2 रिंग बनाता था नॉर्मल, और 2 रिंग बनाता था हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। कुछ ध्यान में है? Yes. यस सर यस। डिस्कसिबिलिटी इससे ज्यादा होगा। सारा भेज दूंगा मैं आपको। ये है आपका CFT पूरा खत्म हुआ है। एक बार क्वेश्चन पे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। क्वेश्चन एक बार मैंने टिक कराया था। एक सर दो वो question- नोट्स में पॉइंट्स टू रिमेम्बर वगैरह भी लिखना है, जो ट्रिक व्रिक बताया, 3 रिंग 4 रिंग 5 6 रिंग। हाँ 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 लिखना है, वो भेजूंगा पूरा। हाँ भेज भी दूंगा, तब लिखिएगा उसमें, ठीक है ना? भेज भी दूंगा मैं। ठीक। एक सेकंड। एक बार अपने मॉड्यूल ओपन कर लीजिए। हमने कुछ क्वेश्चन टिक करवाए थे, कुछ क्वेश्चन सी अभी हमने बेसिस पे भी क्वेश्चन को बढ़ा देता हूँ मैं। हमने कहाँ पे पढ़ा? हमने आपको 1 to 5 तो टिक करवा ही लिए थे। 6 to सिनर्जिक बॉन्डिंग वाला जो क्वेश्चन है वो मेटल कार्बोनेट्स अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर भी थोड़ा बहुत पढ़ा, पार्ट नहीं है। तो 6 to 12, और उसके बाद 18 से लेके 28 तक, और उसके बाद 44 से लेके 69 तक। एक बार 69 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 69 एक बार ट्राई करेंगे दोस्तों। Yes. अगर आप ट्राई कर लें तो अच्छा रहेगा। 69 नंबर क्वेश्चन ट्राई कर लें एक बार। बोला लेमडा ऑब्जर्व्ड का ऑर्डर है, X6 है, Y6 है, Z6 है। लिगेंड का स्ट्रेंथ का ऑर्डर अरेंज करने बोला है कि अरेंज कीजिए। अगर X Y Z अगर मोनोडेंटेट लिगेंड है तो कर देंगे तो अच्छा रहेगा। क्या होगा आंसर? इनवर्स होगा। जो लेमडा होता है वो डेल्टा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर लेमडा ज्यादा तो डेल्टा कम, डेल्टा कम इसका मतलब कि लिगेंड का स्ट्रेंथ कम। क्या ऐसी बात कही जा सकती है? तो कौन सा आंसर होगा? लेमडा एक्स वाले का ज्यादा तो उसका डेल्टा कम, डेल्टा कम मतलब लिगेंड का स्ट्रेंथ कम, मतलब एक्स का स्ट्रेंथ सबसे कम। कौन सा ऑप्शन में है? एक्स का स्ट्रेंथ सबसे कम ए ऑप्शन में है। क्या? मुझे तो ए ऑप्शन आ रहा है, आप लोगों को कौन सा आ रहा है? तो बोलेंगे? तो बोलते दो यार, थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखो ना। सर 1 मिनट। ए क्वेश्चन नंबर 68 बोला है इनमें से कौन सा करेक्ट कंफिगरेशन होगा 3D ऑर्बिटल के एक्साइटेड स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम मेटल आयन में अगर वो ऑब्जॉर्व करता है येलो ग्रीन लाइट। येलो ग्रीन लाइट अगर वो ऑब्जर्व करता है तो कौन सा करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा, ऐसा पूछना चाहता है। तो ये क्या होगा आंसर? क्या होगा टाइटेनियम के पास में? 3D2 4s2, 3D2 4s2 होगा। और 3+ के वजह से 3D में 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। बताओ वो D में अगर 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा तो कहाँ होना चाहिए था? T2G6 में। लेकिन वो लौट के कहाँ जाएगा? अगर वो ऑब्जर्व कर लिया है तब बोल रहा है तो T2G में रह जाएगा, EG में चला जाएगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 3 नीचे होता है 2 ऊपर होता है, तो नीचे रह जाएगा या ऊपर चला जाएगा? नहीं बोलोगे यार? बोलो यार, बोलो, मिलके करते हैं क्वेश्चन यार, बोलो तो सही। ऊपर जाएगा। मिलके करते हैं यार, मिलके करते हैं। ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो कौन सा आंसर होगा? ये डी होगा। डी होगा। सही है। 67 CFT के अकॉर्डिंग लिगेंड किसकी तरह ट्रीट करेगा? CFT के अकॉर्डिंग लिगेंड्स किसकी तरह ट्रीट किए जाएंगे? लिगेंड्स का सेंटर Point मेटल आयन charge। किसकी तरह ट्रीट किए जाते हैं? पॉइंट चार्जेस के जैसा। CMI किसके जैसा? पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के जैसा। लिगेंड किसके जैसा? नेगेटिव पॉइंट चार्जेस के जैसा। क्वेश्चन नंबर 66 म्यू बराबर 0 है, म्यू बराबर 0 है, बताइए कौन सा लिगेंड हो सकता है? म्यू बराबर 0 होने का मतलब है कि पेयरिंग हो गया होगा। पेयरिंग होने का मतलब क्या हो जाएगा? पेयरिंग होने का मतलब कि पेयरिंग करा दे तभी ना, क्योंकि सवाल में 3D7 है और 3D7 +- 3 होगा, जो भी होगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होना चाहिए। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड म्यू बराबर 0 ना, म्यू बराबर 0। C2O4 भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है ना, C2O4 भी कोबाल्ट 3+ है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। कोबाल्ट 3+ लिखा हुआ है वहां पे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। तो 3+ का मतलब कितना हो जाएगा? 3D7 4s2 चला गया, 3D7 से गया, 3D6 बचा, पेयरिंग हो जाएगी। आंसर ए क्यों नहीं होगा? तो EN भी होगा ना, कोबर ऑक्सीडेट से स्ट्रॉन्गर। हैं? क्या EN बोल रहे? ऑक्सीडेट से। सर H2 होगा ना, सीधा आपने लिखा था CO3+ और CO2+। तो C2O4 भी है। C2O4 में तो ऑक्सीजन डोनर एटम है। सर
क्या पूछा? लिगेंड्स दिखा रहे हैं, 6 लिगेंड्स दिखा रहे हैं, तो C2O4 नहीं होगा। यार क्या पकड़ा, बहुत सही भाई। CTO4 का होल 6 नहीं हो सकता है, EN का होल 6 नहीं हो सकता है, H2O का होल 6 हो सकता है, और F माइनस तो होएगा ही नहीं। F माइनस क्यों नहीं होगा, पर वो भी देख लेता हूँ। F x माइनस 6 इज इक्वल टू 6 तो हो सकता है ना, F माइनस 6 F क्यों नहीं हो सकता? F के केस में पेयरिंग नहीं होगी, उसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन फिर H2, हाँ H2 हो सकता है। H2 एक वीक लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह एक्ट करेगा CO3 प्लस के साथ। क्या मैं सही कह रहा हूँ दोस्तों? हाँ H2O क्यों yes होगा, sir. H2O क्यों होगा और F माइनस क्यों नहीं होगा? H2O एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह वर्क करता है कोबाल्ट 3 प्लस के साथ में। वो स्टेटमेंट काफी काम का हो गया यहाँ पर, और वो पेयरिंग करा देगा। F माइनस पेयरिंग नहीं करा पाएगा, F माइनस पेयरिंग नहीं करा पाएगा तो उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका म्यू का वैल्यू 0 नहीं होगा। क्या मैं सही कर रहा हूँ? बिल्कुल सही कर रहा हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 65 आंसर होगा हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। D6 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कैसे भरेंगे? D6 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन में चीज मिसिंग है, बताइए क्या मिसिंग है? टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स नहीं दिया है, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स नहीं दिया है। देना चाहिए उनको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? नहीं बोलोगे यार, बोलो ना यार, थोड़ा इंटरेक्शन लगता है यार, दोनों मिलकर बात करते हैं यार। देना चाहिए उनको। D6 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, बताओ क्या करेंगे? हम मान के चलते हैं ऑक्टाहेड्रल, एज्यूम करके चलते हैं कि ऑक्टाहेड्रल के बारे में बात कर रहा है, तो D6 है तो T2G6 इजी 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। D7 में हाई स्पिन बोला है, हाई स्पिन का मतलब क्या होगा? वीक लिगेंड के स्ट्रॉन्ग लिगेंड? स्ट्रॉन्ग वीक लिगेंड हाई स्पिन में होता है, वीक लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग हो जाती है। हाई स्पिन है मतलब वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड का मतलब क्या होगा? 1 2 3 नीचे और 2 ऊपर और एक फिर से 2 नीचे, मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 2 5 2 7, तो कितना हो जाएगा? T2G5 इजी, जो भी है T2G क्यों बोल रहा था, बोलने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 3 नीचे, 2 ऊपर और 2 नीचे, तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस बोलो, बोलोगे तो मजा आ जाएगा यार। D4 है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो क्या होगा? D4 है तो 3 नीचे 1 ऊपर, 3 नीचे 1 ऊपर, इसमें भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। और D2 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो उसमें भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 65 में D4 में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D7 में हाई स्पिन वाला, D7 में कितना है? D4 में तो 4 आया, D7 में कितना आया था? 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 3 आया था, उसमें 3 आया, और D4 वाला में 4 आया था, तो कौन सा हो जाएगा? C। ओके है? यस Yes. क्वेश्चन 60 जल्दी जल्दी करते हैं एकदम, सीखते हैं दोस्तों, साथ में मिल करते हैं। बोलता है इनमें से कौन सा डीएन कॉन्फ़िगरेशन की नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में रिमेन सेम रिस्पेक्टिव ऑफ द लिगेंड फाइंड एज स्ट्रेंथ। तो हम लोग जानते हैं हम लोग, कौन सा में? D3 में, D1 D2 D3 और D8 D9 D10 में, तो कौन सा में हो जाएगा? D3 में। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस क्वेश्चन नंबर 63 एक सेकंड दोस्तों।
चलेगा। तो आगे बढ़े दोस्तों, क्वेश्चन देखे आप लोगों ने, कुछ क्वेश्चन बनाए आप लोगों ने, ऊपर तक गए? यस बन रहा है, बन रहा है, कोई है तो बताओ, पूछो। बन रहा है, ये बन रहा है। यस सर। क्वेश्चन 55 बना, 55 बना, 55 बनाओ जरा एक बार, फिर देखें दिमाग लगाते हो तो आंसर बताओ केवल। बोलो यार, बोलोगे तो थोड़ा इंटरेक्टिव रहेगा, दोनों मिलकर बात काम करेंगे, बोलोगे तो अच्छा रहेगा थोड़ा। आंसर आएगा, कैसे कैसे दिमाग लगाओगे? H2O है, EN है, Br है, और कॉम्प्लेक्सेस की कलर वो है, तो पहले उसको किसमें चेंज करोगे? तो अपने कॉम्प्लीमेंट्री कलर में चेंज कर देना, कॉम्प्लीमेंट्री कलर में चेंज करके आंसर करना। और मुझे बताना कि अगर सेम सेम डेल्टा रख के भी करते हो तो आंसर आता है कि नहीं आता, बताना, शायद आंसर उससे भी आ जाती है। सेम सेम करने का मतलब कि वेवलेंथ जितना ज्यादा, क्योंकि ये भी सोच सकते हैं ना कि लिगेंड का स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा, लिगेंड का स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा, आने वाला डिफरेंस उतना बड़ा होगा, डिफरेंस जितना बड़ा होगा, प्रोटॉन की एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, प्रोटॉन की एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उसका वेवलेंथ उतना कम होगा। क्या ऐसी बात कही जा सकती है दोस्तों? नहीं सुना तुमने? तुम बोलते ही नहीं यार, बोलोगे तो रॉक कर देंगे, तुम बोलो तो सही यार। बोलूं मैं? दोबारा बोलूं? दोबारा बोल रहे हो? यस सर। हमने ये बोला है कि मान लो ब्लू रेड ग्रीन डायरेक्टली अप्रोप्रिएट कलर दिया हुआ है, तो हमने क्या कहा कि एक तरीका तो उसका ये होता है कि जो कलर दिया हुआ है उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील में जाओ, उसका कलर लिखो, फिर उसका वेवलेंथ के अकॉर्डिंग उसका डेल्टा लिखो, उसके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उसका डेल्टा लिखो, डेल्टा को लैम्डा एबी से रिलेट करो, फिर आंसर करो। मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी करने का कह रहा हूं मैं कि अगर लिगेंड का स्ट्रेंथ ज्यादा, लिगेंड का स्ट्रेंथ ज्यादा तो स्प्लिटिंग ज्यादा, और स्प्लिटिंग ज्यादा तो डेल्टा वैल्यू ज्यादा, आने वाले फोटोन का एनर्जी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, वेवलेंथ कम। जैसे अगर इसमें कहें कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड कौन है इन तीनों में से, तो क्या मैं EN कह सकता हूँ? EN, यस यस सर। और EN सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है तो उसका डेल्टा वैल्यू ज्यादा होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन ज्यादा होगा, लौटते हुए फोटोन का एनर्जी ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगा, वेवलेंथ ज्यादा होगा। बताओ कौन सा है रेड ब्लू ग्रीन में, किसकी फ्रीक्वेंसी, किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है? विबग्योर, विबग्योर में रेड के तरफ, रेड भी ऑप्शन में है ना, रेड की Yes, वेवलेंथ। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। ऐसे लगता है आंसर मैच नहीं कर रहा है, आंसर मैच कर रहा है नहीं लगता है। वो कंसेक्यूटिव कलर में डालना पड़ेगा। लेकिन उससे भी आंसर आना चाहिए था ना, यार उससे आंसर आ सकता है, डालना तो सेम लगेगा ना, उसके लिए सेम कंपाउंड लगेगा, चार्जेस अलग है ना सबके। सेम। फिर से बोलो, मैं डिकोड नहीं कर पाया तो फिर से बोलो। नहीं कुछ नहीं। हम जो बोले वो भी सुना उसमें भी हाँ ना कुछ मिलो तो मिलके बात करते हैं। हमने क्या कहा कि मतलब करेक्ट है, वो भी कर सकते। सर लेकिन उसमें बट आपको एक बार कॉम्प्लीमेंट्री कलर में जाके पहले आंसर मैच करते हैं, पहले जो मेथड है उसको फॉलो करते हैं। तो मेथड के अकॉर्डिंग पहले लिगेंड का स्ट्रेंथ लिखते हैं, एक मिनट रुकना दोस्त। लिगेंड का स्ट्रेंथ है EN सबसे ज्यादा, और उसके बाद आई बर्बादी सनी क्लास से फरार, बर्बादी तो बहुत पीछे है, तो उसके बाद H2O, और H2O के बाद में Br, पहले ये लिख लिया, और उसके बाद डेल्टा का वैल्यू भी यही हो जाएगा। तो डेल्टा का वैल्यू भी ये कौन सा नंबर पे है, इसको बोल लेता हूँ 2, इसको बोल लेता हूँ 1, इसको बोल लेता हूँ 3, ऐसा बोल दिया। तो डेल्टा का वैल्यू भी इतना ही, और लेमडा का वैल्यू कम, लेमडा का वैल्यू कम। अब जो भी लाइट दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग, तो 312 है ना, 312 एक सेकंड। अब आते हैं, जो भी कलर दिया हुआ है ग्रीन ब्लू रेड दिया हुआ है, तो ग्रीन के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? रेड है। जी के लिए लिख लेता हूँ R, और ग्रीन ब्लू रेड, ग्रीन ब्लू रेड, ग्रीन का रेड और ब्लू का ऑरेंज, और रेड का ग्रीन। तो हो गया ROG, R सबसे आगे, उसके पीछे
हाँ जी ओ आर आया। तो आर यहाँ पर, वो यहाँ पर, जी यहाँ पर। तो क्या हुआ यार, करो। एन एच टू ओ बी आर, हमने लिगेंड के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग डेल्टा लिखा, और डेल्टा लिखा तो 213 आया, और लेमडा अब्जॉर्ब्ड जो आर आया है, मतलब कि तो रेड किसका दिख रहा है, थर्ड का। सही लिखा ना मैंने, तो दोबारा रिलेट करें कि लिगेंड का स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये लिखा, एन सबसे आगे H2O और Br, लिगेंड ज्यादा तो डेल्टा का वैल्यू ज्यादा, डेल्टा का वैल्यू ज्यादा तो लेमडा का वैल्यू कम, और लेमडा का वैल्यू कम अप्रोप्रिएट कलर दिया हुआ था। हेल्प करना भाई, कुछ तो बोल भाई, कुछ तो बोलना भाई। ओ डेल्टा का वैल्यू ज्यादा तो लेमडा AB का वैल्यू कम, लेमडा AB का वैल्यू कम, और हमने ग्रीन ब्लू रेड अप्रोप्रिएट कलर लिखा हुआ है वो, तो हमने उसको चेंज कर लिया था। किसने चेंज कर लिया था, कुछ बोलता है यार, कुछ तो बोलना भाई, तुम लोग कुछ बोलते हैं, कुछ तो बोलेंगे आप। 213 तो ग्रीन गॉड लिखा मैंने, आर ओ, उल्टा नहीं, ROG, इधर ROG, ROG, BBGYOR, ऐसा लिखा था मैंने। तो एक का हो जाएगा ब्लू, का हो जाएगा, का हो जाएगा आर का, आर के लिए क्या लिखा, सी, क्या आर के लिए सच में दिमाग क्या क्या कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं समझ रहा है मुझे। तो GOR लिखा मैंने, तो 3 वाले के लिए रेड लिखा। ऑरेंज क्यों आया? हाँ, ऑरेंज उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर लिखा था, कॉम्प्लीमेंट्री कलर लिखा था, जो कलर ऑब्जॉर्व किया था उसने। ये चाह रहा था कुछ कुछ तो बोल भाई बस। यहाँ मैं ये बोल रहा था कि लाइट का जो कलर ऑब्जर्व किया था ना, अगर मैं इसको यहाँ से सब कुछ हटाऊं और मैं बात करूं, तो उन लोगों ने रिलीज कलर का कलर दिया था, तो रेड के लिए क्या लिखा था हमने, ग्रीन लिख लिया। ऐसा लिख सकता हूँ, रेड के लिए ग्रीन, और भी कलर दिया हुआ था, ग्रीन ब्लू रेड दिया हुआ था, जो कलर रिलीज हुआ था। तो ग्रीन के लिए अगर ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें, चाहे किसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें, तो ग्रीन के लिए हमने लिखा रेड, तो रेड को ऊपर में लिख लेता हूँ। रेड कलर ऑब्जर्व हुआ होगा, ग्रीन कलर ऑब्जर्व हुआ होगा, और अगर मैं कहूँ ब्लू, ब्लू के लिए क्या लिखूंगा, ऑरेंज। सही लिखा। और रेड के लिए फिर से क्या लिखूंगा, ग्रीन। ऐसा लिखा मैंने, सही किया है। यस। अब ROG में रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, और उसके पीछे कौन, O, उसके पीछे G, भी ग्योर, ये सही लिखा है। ये लेमडा का वैल्यू लिखा, लेमडा अब्जॉर्ब्ड का वैल्यू लिखा, और लेमडा अब्जॉर्ब्ड का वैल्यू डेल्टा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो लिगेंड के स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो लिगेंड का स्ट्रेंथ जितना कम होगा उसका वेवलेंथ उतना ही ज्यादा होगा। क्या ऐसी बात कही जा सकती है। यस। तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा, उसका लिगेंड का स्ट्रेंथ सबसे कम होना चाहिए। इन तीनों सबसे कम किसका है, H2O का होल 6, तो यहाँ H2O वाला डाल देंगे, और O, उसके बाद कम किसका है, BR वाला डाल देंगे, और यहाँ पर किसको डालेंगे, EN वाले को डालेंगे।
तो देखते हैं अकॉर्डिंगली H2O का होल 6 का H2O लिखा था मैंने, H2O का होल 6 का कलर रेड होना चाहिए। H2O का होल 6 का कलर तो रेड होना चाहिए, तो ए ऑप्शन होना चाहिए। BR वीक है ना हाँ H2O से, BR वीक है ना H2O से, तो पीछे है। और सही बात सर है, इधर पीछे, इधर H2O, तो BR वाले का कलर रेड, BR वाले का कलर रेड, BR सर वाले का कलर रेड आ रहा है। हाँ कुछ बोलना चाह रहा था, फिर से बोलो। सर NI के लिए H2O वीक होगा ना? NI, इसमें NI तो है ही नहीं। हाँ H2O तो हर किसी के वीक होता है, हाँ एक्सेप्ट क्रोम, एक्सेप्ट दैट कोबाल्ट 3% कॉपर 2+, बट NI की बात ही नहीं हो रही है ना। तो BR वाले का कलर रेड आना चाहिए था, और O वाले का कलर, H2O वाले का कलर कैसा होना चाहिए था? रेड तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है ना, अच्छा रेड तो कॉम्प्लीमेंट, उसके करस्पॉन्डिंग ग्रीन आएगा, रेड के कोरस्पॉन्डिंग ग्रीन, फिर H2O का O है तो उसका ब्लू आएगा। ब्लू आएगा। रेड होने की वजह से तो RBG मतलब ब्रोमीन वाले का ग्रीन, ब्रोमीन वाले का ग्रीन, ब्रोमीन वाले का ग्रीन, H2O वाले का ब्लू, H2O वाले का फिर ब्लू ना, H2O वाले का ब्लू, तो पहला ऑप्शन, और EN वाले का रेड, हाँ बी ऑप्शन मैच किया ना, मैच किया शायद से। एक बार कंक्लूड करें चीजों को। हाँ बोलो 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 बोलो। मैं शीशे में मार लूंगा, ज्यादा नीचे जाके कपड़ा डाल। हाँ चले चले, कोई दिक्कत नहीं। एक बार कंक्लूड करते हैं कि क्या किया हमने, कि 3 अलग अलग लिगेंड दिया हुआ था, तो 3 लिगेंड के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो अपन क्या लिखेंगे, लिगेंड का स्ट्रेंथ लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग डेल्टा लिखेंगे, और डेल्टा को लेमडा AB के इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेंगे। और लेमडा AB के इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेंगे तो पहले लेमडा निकालेंगे, लेमडा AB दिया हुआ नहीं होगा तो निकालेंगे, और निकाल करके उसको रिलेट करेंगे। तो इतना करने से अच्छा हम डायरेक्टली रिलेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कोई कुछ बात रखना चाहेगा? ऑप्शन में जो कलर दिया है उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर के अकॉर्डिंग वेवलेंथ ऑर्डर करने के बाद हो सकता है। लेकिन डायरेक्टली क्यों नहीं कर पा सकते हैं? क्योंकि ऐसा घूम फिर के तो कर रहे हैं, आंसर तो आ रहा है, लेकिन डायरेक्टली भी क्यों नहीं कर सकते हैं, वो मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। डायरेक्टली क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अगर लिगेंड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, लेकिन वो तभी बात कर सकते हैं जब लिगेंड विगेंड सब सेम रहे, सेंट्रल मेटल वेटल सब सेम रहे। इसमें लिगेंड सेम है नहीं, ये भी एक बात कह सकते हैं ना। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? चार्ज और सेंट्रल मेटल तो सेम है ना। चार्जेज और सेंट्रल मेटल नहीं कह रहा हूँ, लिगेंड भी सेम होना चाहिए, तभी वो ऐसा बात कह सकते हैं, है कि नहीं? हमने क्या बोला कि जो लौट करके आएगा ऐसा वैसा होगा, तो वो शायद से इसकी वजह से उससे आंसर नहीं आ पा रही है। तो मैं इससे रिलेट करने की कोशिश करते कि ऐसे क्वेश्चन को ऐसा भी कर सकते हैं क्या, तो शायद उससे नहीं कर सकते हैं। चलो एक दो क्वेश्चन उधर देखते हैं। एक क्वेश्चन है JEE मेन में क्वेश्चन नंबर 8, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने की चांसेस काफी ज्यादा होगी दोस्तों। JEE मेन में क्वेश्चन नंबर 8 लिखना चाहेंगे एक बार? JEE मेन में क्वेश्चन नंबर 8, इसमें अच्छी बात क्या है, इसमें ऑब्जर्व्ड कलर वाला दिया है, तो ये तो ठीक है। कहीं लिखते समय लिखेंगे भी कि लिगेंड का स्ट्रेंथ जो होता है वो लेमडा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लिगेंड का स्ट्रेंथ ज्यादा, डेल्टा ज्यादा, लेमडा कम। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 में स्टार भी लगा लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा होगी। ऑब्जर्व्ड दिया है तो टेंशन ही नहीं है, ऑब्जर्व्ड दिया है तो लेमडा ज्यादा, वेवलेंथ का स्ट्रेंथ कम, लेमडा ज्यादा होगा, डेल्टा कम होगा, डेल्टा कम होगा, स्ट्रेंथ कम होगा। तो L1 L2 L3 L4 4 कलर दिया है, रेड ग्रीन येलो ब्लू, सबसे आगे कौन? रेड, और रेड सबसे आगे होगा तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, उसके कोरस्पॉन्डिंग लिगेंड का स्ट्रेंथ सबसे कम, तो कौन हो जाएगा सबसे कम? रेड के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा सबसे कम हो जाएगा? L1 सबसे कम, और 2 ऑप्शन दिया हुआ L1 सबसे कम, रेड के पीछे कौन हो जाएगा? विबग्योर, शायद से Y, और Y के कोरस्पॉन्डिंग कौन होगा? L3, तो L1 के बाद L3, ऐसा बोल सकते हैं दोस्तों? मैं सही कह रहा हूँ? यस सर। तो ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा होता है। अगर ऑब्जर्व दिया तो टेंशन ही नहीं है, ऑब्जर्व नहीं दे रखा होता तो सब घूम फिर के करना पड़ता है। बस मैं सोचने की कोशिश कर रहा था कि डायरेक्टली भी कर सकते थे क्या, तो डायरेक्टली तभी कर सकते हैं शायद से, तो राउंड चेक भी करना चाहेंगे कि
तब कर सकते हैं क्या जब लिगेंड भी सेम हो, सब कुछ सेम हो, तब सब कर सकते हैं क्या, देख लेंगे वो भी। और कोई क्वेश्चन, कोई कलर वाला कोई क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 JEE मेंस में क्वेश्चन नंबर 18 एक बार देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन के आने के चांसेस काफी ज्यादा होती है कि KMnO4 कलर के पीछे रीजन क्या होगा, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होगा, वो भी एक रीजन हो सकती है, तो भी वही रीजन ही हो सकती है, वही एक रीजन नहीं, वही होगी ही। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 सर 18 का रीजन एक्सप्लेन कर सकते हैं? लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर LMCT बताया था कि MnO4 में Mn के पास में D0 कॉन्फ़िगरेशन है, D0 होने के बावजूद भी वो कलर्ड है, तो O- से Mn2+ Mn7+ के पास में इलेक्ट्रॉन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जाकर तो वापस लौट करके आएगा, वापस लौट करके आएगा तो फोटोन इमिट करेगा, फोटोन का फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ कलर होगा, उसका पर्पल पिंक कलर होगा, तो पहले बताया था है ना। यस सर। हाँ, कोई कुछ और भी बोलना चाह रहा है? तो क्वेश्चंस बाद में कर सकते हैं क्या, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन लेट ही खत्म हुआ। हाँ ठीक है, बस एक दो क्वेश्चन बस हम दिखलाने देना चाहते कि ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है। एक बार के लिए मैं मोहित सर से बातचीत करता हूँ 2 मिनट के लिए, अगर मुझे आइसोमेरिज्म के लिए कल का लेक्चर मिल गया तो मेरा काम हो जाएगा, तो बस 2 मिनट दीजिए मुझे, यहीं पे सर बैठे हुए हैं, आइसोमेरिज्म मुझे सामने पढ़ाना था, एक बार के लिए मैं पूछ लेता हूँ, 2 मिनट टाइम दे बस, आइसोमेरिज्म खाली टॉपिक बाकी है, बाकी सारे टॉपिक हो गए हैं, ठीक है, बस 2 मिनट दीजिएगा, अगर वो दे दिए तो ठीक है, नहीं देंगे, उनका हो गया, सिलेबस हो गया सर का? सर पूरा हो गया। Yes, 2 मिनट टाइम दीजिए मुझे, बस पूछ लेता हूँ अकॉर्डिंगली, अगर हो गया मैंने तो कल लेक्चर हमारा ही होगा, नहीं होगा तो फिर हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। हाँ ठीक है, उनसे बातचीत हो गई है, लेक्चर कल उनके लेक्चर के बाद मेरी 12:30 तक यहाँ पे लेक्चर है, उसके लेक्चर के बाद उसी 1 o'clock पे हम पहुंच जाएंगे, फिर वहीं 1 to 1 में बात करेंगे, ठीक है। Yes. चलो ठीक है, थैंक यू गाइस, स्टे हैप्पी, सर आपका लेक्चर तो अच्छा रहेगा आपके लिए। क्या बोल रहे हैं? कितने बजे होगा? बोलो ना, तो बोलो 1 बजे के लगभग में आएंगे। इनमें से कौन डायमैग्नेटिक है एंड नॉन प्लेनर है, क्वेश्चन ने पूछा हुआ है। सबसे CrO4 2- दो तीन ऐसा स्पीसीज होती है जैसे CrO4 2-, Cr2O7 2-, डी ब्लॉक का एलिमेंट अगर sp3 हाइब्रिडेशन बनाता हुआ दिखेगा तो उसकी sp3 नहीं होती, उसकी D3s होती है, जैसे MnO4-, Cr2O7 2- एंड CrO4 2-, D3s कॉन्फ़िगरेशन होती है, D3s कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो अगर ए ऑप्शन को देखें तो वो डायमैग्नेटिक भी है और स्क्वायर प्लेनर भी है, तो पहला वाला डायमैग्नेटिक है और स्क्वायर प्लेनर है, तो ए तो नहीं होगा। MnO4- की बात करेंगे तो D3s होगा, और D3s का शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल भी उसी को बोलते हैं, लेकिन sp3 भी टेट्राहेड्रल और D3s भी टेट्राहेड्रल, और दोनों ही नॉन प्लेनर होती है, ध्यान रहेगा। क्या बोला मैंने? 3 आयन का नाम बोला, किसका किसका? MnO4- का, Cr2O7 2- का एंड Cr O4 2- का। तो एक परमैग्नेट
और ऐसे भी तुम ध्यान रख सकते हो, डी ब्लॉक का एलिमेंट अगर कंपाउंड नॉर्मल बना रहा है, उसकी हाइब्रिडेशन अगर sp3 है तो sp3 नहीं होती है, D3s होती है। हाँ ध्यान रहे, वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं है, वो एक डी ब्लॉक एलिमेंट का कंपाउंड है, जो हम लोग पढ़ेंगे डी ब्लॉक कंपाउंड्स में। वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं है, ध्यान रहेगा। और भी कुछ है तो पूछो, कोई देखते हैं। तो सब करने लगा तो लेट हो गया थोड़ा। चलो मिलते हैं कल। स्टे हैप्पी गाइस, थैंक यू। सर कल 1 बजे से कितने बजे तक होगा लेक्चर? मुझे आइसोमेरिज्म पढ़ानी है 1 घंटे के लगभग, सब समझो। हम एक बार अंदाज लगा कर हम मैसेज रिप्लाई कर दे रहे हैं कि सर के बाद 1 से 2, ऐसा समझो। ठीक है चलेगा। थैंक यू गाइस, स्टे हैप्पी। हेलो सर। सर एक मिनट, एक सेकंड। हम्म। O2 का सेकंड वाले का ए समझा दो ना। सेकंड वाले का ए, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड में NO के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, क्या बोलते